हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमन और आप देखना शुरू कर चुके हैं एक बार फिर से हमारे एजुकेशन चैनल टॉक विद दमन। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल में आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग या किसी भी एग्ज़ाम में हो, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीआरडीओ, एमटीएस, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप यहाँ से करंट अफेयर्स जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। मैं ये आज 25th एपिसोड जो है वो शूट कर रहा हूँ और ये 7th ऑफ दिसंबर से लेके 26 दिसंबर यानी 25 दिसंबर यानी सैटरडे तक का करंट है। ठीक है, और ये मैं आज यानी मंडे को अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो अब बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। पहला मैं आपको बता दूं कि आप सभी एग्जाम्स के लिए देख सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि आज से एनटीपीसी के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के जस्ट बाद मैं आज के जो शिफ्ट में क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं उनकी जो है वो आपको वीडियो प्रोवाइड करवा पाऊँ और ये डेली मैं कर पाऊँ, क्योंकि 2 शिफ्ट में शायद एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो मैं दोनों शिफ्ट की आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूँगा, जिससे आपको पता चल पाएगा कि कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर उसमें पूछे जा रहे हैं। एक अंदाज़ा लग जाएगा आपको करंट वरेंट का। ठीक है? जीके, जीएस का सारी चीज़ें। तो आज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब जो की पॉइंट्स हैं आपके, वो आपका एक ऊर्जा वाला है। ठीक है? एक इलेक्शन मतलब आपके इलेक्शन कमीशन ने एक आपको जो आप वोट देने जाते होंगे तो अपना कार्ड लेके जाते होंगे, लेकिन वो कार्ड अब डिजिटली आपको प्रोवाइड करवाने के लिए जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया उसके बारे में बता देंगे, और कंज्यूमर राइट के बारे में आपको बताएंगे, और माइनॉरिटी राइट डे, केयर एक्ट, ये और इन्वेस्ट इंडिया, और मतलब बहुत सारे टॉपिक है। आप सोच सकते हो 7th ऑफ दिसंबर से लेके मैं 3 वीक से जो है वो नहीं निकाल पा रहा था वीडियो, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ ही हैं। मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि कुछ ना कुछ मैं एक्स्ट्रा देने की कोशिश करूँगा, लेकिन नहीं दे पाता हूँ। चलिए कोई नहीं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, और ये पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी? टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। भारत पाकिस्तान की सीमा के पास कच्छ गुजरात में क्या करेगा? दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क स्थापित करेगा। मैं बता रहा हूँ कि 7th ऑफ दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर सैटरडे तक का करंट है। तो इसमें पहले ये न्यूज़ आई थी मेरे पास कि स्थापित करेगा, देन उसके बाद कुछ दिन बाद स्थापित कर दिया और उसका इनाग्रेशन भी किया था जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं, नरेंद्र मोदी जी। तो उसके बारे में भी हम आपको आगे बता देंगे। यहाँ पे अभी स्थापित करने की बात हो रही, तो अगर आपसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारत को पाकिस्तान की सीमा के पास जो स्थापित करना था सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क, वो कहाँ है? तो कच्छ गुजरात के अंदर स्थापित हुआ है। ठीक है, हाँ, अब हो ही गया है तो उसको यही बोलेंगे। अच्छा, इसमें एनर्जी का जो प्रोडक्शन होगा, ऊर्जा उत्पादन होगा, कितने मेगावाट होगा? तो 30,000 मेगावाट होगा। 30,000 मेगावाट बिजली जो ऊर्जा उत्पादन होगा वहाँ पे होगा। किस तरह से ऊर्जा बनेगी? तो इसमें सोलर प्लस विंड एनर्जी, आपको विंड यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा, टरबाइन, सॉरी, विंड जो हवा से, पवन चक्की जिसको एक तरह से बोलते हैं, है ना, बोलते थे हम लोग पहले, देखते भी थे। तो हवा से जो बिजली ऊर्जा उत्पन्न होती है वो ऊर्जा, और सोलर पैनल, ये यहाँ पे लगे सोलर पैनल, इन दोनों चीज़ों से ऊर्जा वहाँ पे जो है वो प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन होगा। अभी कच्छ गुजरात कहाँ है? तो मैं ये मैप की कटिंग भी लेके आया हूँ। ये हमारा प्यारा भारत, और ये इसके ये सिरे वाले में ये है आपका कच्छ गुजरात। तो ये भारत और पाकिस्तान से सटी हुई है। तो जैसे अभी आपसे पूछ लेता है कभी कि बताइए भारत और पाकिस्तान से सटा हुआ जो एरिया है, इस तरह का अगर क्वेश्चन इस साइड से पूछ लेता है तो आप वहाँ पे ये बता दोगे। ठीक है, अच्छा, करंट अफेयर्स कुछ गुजरात से जो रिलेट करते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। नवंबर 2020 में गुजरात के वन विभाग में ने 12 तेंदुओं को एक निजी बचाव और पुनर्वास केंद्र जामनगर में स्थापित कर दिया। देश की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने पूंजी जुटाने के लिए स्टार्टअप कंपनियों को प्रोत्साहित करने और उनका समर्थन करने के लिए गुजरात सरकार द्वारा शुरू किए गए एक उष्णायन आई हब के साथ समझौता किया था। तो अगर आपसे पूछ रहा है तो स्टार्टअप का जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसने किसके साथ किया था? तो गुजरात सरकार के साथ किया था। ठीक है, और किसान सूर्योदय योजना भी यहाँ पे जो है वो लॉन्च की गई थी। किसान सूर्योदय योजना अगर पूछता है तो आप वहाँ पे गुजरात टिक करोगे। ठीक है, ये रही पेपर की कटिंग आपकी, और देन उसके बाद ये रहा आपका कंटेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरा दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 दिसंबर को, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, 7 दिसंबर की ये करंट है, 7 दिसंबर या 6 दिसंबर का होगा, और ये 15 दिसंबर को जो है इनाग्रेशन हुआ था, और 15 दिसंबर हम आपको बीच में पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए। सौर और पवन ऊर्जा से 30,000 मेगावाट की जो क्षमता वाली एक तरह से ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाल ही में 6 दिसंबर को भारतीय संविधान निर्माता बी आर अम्बेडकर
का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। अब पहली चीज़, क्वेश्चन आपसे पहला पूछेगा कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन, तो बी आर अम्बेडकर। वो बहुत नॉर्मल है, बहुत ईजी है, आप बता दोगे, ठीक है। देन सेकंड, महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है उनका, 6 दिसंबर। अच्छा, इस दिन क्या हुआ था, तो अप्रैल 14 1891 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इनकी डेथ कब हुई थी, तो December 6 और 1956। अच्छा, महापरिनिर्वाण मैंने क्यों बोला, यहाँ पे महापरिनिर्वाण क्यों लिखा है, ये यहाँ पे महापरिनिर्वाण क्यों लिखा है। देखिए, आप गौतम बुद्ध का अगर आपने थोड़ा सा भी परिचय पढ़ा होगा या उनसे रिलेट करती हुई चीज़ें पढ़ी होंगी, तो बुद्ध जो धर्म होता है उसमें मृत्यु की ओर, मतलब जब मृत्यु की तरफ जाते हैं या मृत्यु होने वाली होती है, तो महापरिनिर्वाण उसको बोला जाता है एक तरह से, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, ये हिंदू धर्म से थे, लेकिन अक्टूबर 1956 में इन्होंने धर्म अपना चेंज कर लिया था। कहाँ पे, हिंदू धर्म से बुद्ध धर्म में चले गए थे। एंड देन दिसंबर, कब, दिसंबर 1956 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो मतलब इन्होंने कब चेंज किया अपना धर्म, अक्टूबर में चेंज किया और दिसंबर में इनकी मृत्यु हो गई, तो इसलिए इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, मतलब एक तरह से जाना जाता है, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का जो रूप इन्हें एक तरह से माना जाता था, मतलब बुद्ध धर्म के अनुयायी थे, वो इनको गौतम बुद्ध का एक रूप की तरह मानते थे, और उनकी मृत्यु के बाद महापरिनिर्वाण के रूप से जानने लगे, इसलिए इनके जो मृत्यु है उसको एक महापरिनिर्वाण दिवस रूप से जाना जाता है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन आपसे 2-3 पूछेगा। महापरिनिर्वाण कब दिवस जो बी आर अम्बेडकर वाला है कब मनाया जाता है, 6 दिसंबर। कब, 6 दिसंबर। देखिए, वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि इसमें 2-3 हफ्तों का करंट अफेयर्स है, ठीक है। चलिए, दूसरी चीज़ आपसे क्या पूछेगा कि भारत रत्न इन्हें कब मिलेगा। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। और 1990 भारत रत्न 1990 में मिला था किनको, बी आर अम्बेडकर को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए 14 अप्रैल 1891 को और दिसंबर 1956 को इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। इनको फाइनल जर्नी ऑफ, ये जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। चलिए, गौतम बुद्ध के धर्म के अंदर ये सारी चीज़ें आती थी। बर्थ को क्या बोला ये गौतम बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था ये लुम्बिनी में हुआ था। रियल नेम इनका सिद्धार्थ था, फादर नेम का, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी हैं, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारत रत्न और बाबर साहब, तो ये आपको सारे कंटेंट मिल जाएगा, और मैं कुछ चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ। चलिए नेक्स्ट, फाइबर ऑप्टिक्स के जनक भारतीय वैज्ञानिक नरेंद्र सिंह कपानी का निधन हो गया। देखिए, निधन से रिलेटेड यानी डेथ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, और हालांकि मैंने आज के जो एक पहली शिफ्ट का वो था एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें कुछ क्वेश्चन देखे मेरे को इंपॉर्टेंट लगे, मैं आपको बताऊंगा उनके आगे वीडियो में आपको बताऊंगा उन क्वेश्चंस के बारे में कि मैं क्या आपको बोलता था कि क्या पढ़ लो आप, और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए, फाइबर ऑप्टिक्स अगर आपको नहीं पता है तो पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि नरेंद्र सिंह कपानी जी हैं, इनकी डेथ हो गई। अगर आपसे पूछता है कि भारतीय वैज्ञानिक नरेंद्र सिंह कपानी का निधन हो गया, वो किसके जनक माने जाते थे, तो फाइबर ऑप्टिक्स के जन्म माने जाते थे। अभी आपको पता होगा फाइबर केबल बिछाई जाती है कम्युनिकेशन के लिए, मैंने आपको बहुत सारा करंट अफेयर्स में पढ़ाया है कि बहुत, अभी मैं दिखाऊँ, ये देखिए, ये है आपकी केबल वो, और ये पानी के अंदर बिछाई जाती है, मतलब इससे इंटरनेट कनेक्शन बहुत हाई स्पीड से चलता है, ठीक है। तो मतलब प्लास्टिक के अंदर वायर के अंदर मतलब बहुत एक सूक्ष्म वायर, नैनो वायर में जो वो कम्युनिकेशन होता है, वो इंटरनेट होता है, वो दौड़ता है इतनी हाई स्पीड से, ठीक है। तो ये भौतिक विज्ञान से रिलेटेड थे। और अगर आपसे पूछता है कि नरेंद्र सिंह कपानी किस मतलब सेक्टर से रिलेटेड थे या किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो ये भौतिकी फिजिक्स के साइंटिस्ट थे एक तरह से, है ना। चलिए, और 100 से ज़्यादा साइंटिफिक पेपर्स का इन्होंने प्रकाशन किया था, और ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप पर 4 किताबें भी इन्होंने लिखी थी, ठीक है। इतना ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। फाइबर ऑप्टिक्स के जनक पूछ सकता है तो नरेंद्र सिंह कपानी। अगर आपसे पूछा जाता है कि फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स कौन है, तो नरेंद्र सिंह कपानी है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। चलिए नेक्स्ट, बिहार राज्य सरकार के 3 दिवसीय प्रवासी पक्षी दिवस का त्यौहार भागलपुर जिले में मनाने का निर्णय लिया गया। अगर आपसे पूछता है कि पहला प्रवासी पक्षी त्यौहार कहाँ मनाया जाना है, पहले मैंने आपको बताया कि ये 7 दिसंबर की न्यूज़ है। आगे भी कहाँ पे 3 दिवसीय है, तो ये मैं आगे दिखाऊंगा आपको न्यूज़ पे इसी वीडियो में कि आगे कब मना चुके हैं इसको, ठीक है। ये अभी निर्णय लिया गया इस दिन। ये देखिए, प्रवासी पक्षी दिवस है, जो दूसरे जगहों से, दूसरे देशों से उड़ उड़ के आते हैं और बिहार में एक तरह से रहते हैं कुछ महीनों, है ना।
तो उनके ऊपर ये त्यौहार मनाया गया था और बिहार के भागलपुर जिले में मनाया गया था। ये आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि कहाँ मनाया गया था, तो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में मनाया गया था जो कि बिहार के अंदर है। ठीक है, चलिए ये देखिए लिस्ट ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, जो एक तरह से लुप्त होने वाली प्रजातियां हैं इन इंडिया एज पर कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेशन स्पीसीज अपेंडिस। तो ये एक तरह से इनके लिए बनाया गया था। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है पक्षी वो आ सकें। COP33 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पायरेट्स ऑफ द कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, जो एक तरह से लुप्त होने वाली प्रजातियां हैं इनके अंदर इनका जो है वो संरक्षण करेंगे एक तरह से, और सारी चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विश्व खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा विश्व मृदा दिवस मनाया गया। तो वर्ल्ड सॉइल डे किस दिन मनाया गया था? तो ये वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को मनाया गया था। ठीक है, चलिए, और ये जो FAO लिखा है ना, यानी विश्व खाद्य और कृषि संगठन, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट, ये 5 दिसंबर को मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में चीन ने अपना पहला कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर शुरू कर दिया है। अभी क्या है, मैंने आपको, शायद आपको ध्यान होगा या नहीं होगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि पृथ्वी ने इसने अपना चांद भी बना लिया है और ये अपना सूर्य भी, कृत्रिम सूर्य यानी एक तरह से आर्टिफिशियल आप सन बोल सकते हैं इनको, ये इन्होंने बनाया है। किसने? चाइना वालों ने। अब तो ये आप समझ रहे हो कि ये सच में सूर्य की तरह होगा। ये सूर्य से 10 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होगा, मतलब 10 गुना ज़्यादा इसका ताप होगा जितना सूर्य का ताप होता है। और ये एक तरह से मैं बता दूं आपका, सॉरी, 150 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड इतना ताप है सूर्य का, और इसके ताप से 10 गुना, कितना, एक सेकेंड में कलर चेंज कर लेता हूँ, 10 गुना ज़्यादा। कितना ज़्यादा? देखिए 150 मिलियन सेंटीग्रेड ताप किसका है? सूर्य का है। और इसके ताप से, मतलब इस ताप से 10 गुना ज़्यादा ताप है इसका। किसका? ये जो आर्टिफिशियल सन बना रहा है, कौन बना रहा है? चीन बना रहा है। अच्छा, नेक्स्ट, 1985 में 35 देशों ने कहा था कि वो कृत्रिम सूर्य का निर्माण करेंगे बिजली उत्पादन के लिए, लेकिन अभी तक कोई नहीं कर पाया है, और इन्होंने कर लिया है। किस तकनीक के माध्यम से किया है? तो टोकामाक, एक सेकेंड में आपको, टोकामाक, ये जो टेक्निक है इसकी मदद से इन्होंने बनाया है। अभी मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से वो टेक्निक काम करती है। ये देखिए, मैग्नेटिक कॉइल्स लगी हुई हैं, ये आपका इससे बनेगा, है ना। और ये इस तरह से मैग्नेटिक कॉइल लगी हैं, जो फिजिक्स के होंगे स्टूडेंट्स वो आसानी से इसको समझ जाएंगे। ठीक है, और ये अंदर यहाँ से जो है वो इनका निर्माण होगा। ये देखिए आपका पूरा फिगर है इसका। ठीक है, शायद आपको सही तरीके से नहीं दिख रहा हो, मैं आपको PDF पोस्ट करूंगा तो वहाँ पे दिख जाएगा। मैं आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बता देता हूँ यहाँ पे से, कि चीन ने हाल ही में अपनी पहला कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है, जो देश की परमाणु ऊर्जा अनुसंधानों क्षमताओं में से एक महान उन्नति का प्रतीक है। परमाणु रिएक्टर से स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने की उम्मीद है। इस तरह की ये लोग टेक्निक जो है वो यूज़ कर रहे हैं। कौन सी? टोकामक, HL2M टोकामक रिएक्टर का चीन का जो इस तरह की टेक्निक यूज़ कर रहे हैं कि इससे बिजली उत्पादन की ये अपना जो हाई लेवल है एक तरह से वो कर सकेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हाल ही में 7 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। ये मेरे को अचानक से, मैं क्वेश्चन ये बना रहा था तो मेरे को अचानक से ये क्वेश्चन डाल रहा था, तो मेरे को अचानक से याद आ गया कि ये मैं जब छोटा था तो मेरे को भी ये मिला था, मतलब स्कूल में पढ़ता है, और स्कूल में मेरे को तो स्कूल में ही मिला था। और कुछ मेरे को शायद ध्यान नहीं है, मेरे को 8-10 साल हो गए और ज़्यादा हो गए होंगे। ये शायद मैंने 1 रुपये या 2 रुपये में दे के ये लिया था। मतलब स्कूल में ये बांटे जाते हैं कुछ कलेक्शन करने के लिए। क्या कलेक्शन करने के लिए, मैं आपको बता देता हूँ कि सेना के सम्मान में, पहले मैं आपको नॉर्मल चीज़ समझा देता हूँ। पहले सेना के सम्मान में, एक सेकेंड, हाँ सॉरी इतना बड़ा हो गया, 1949 में सेना के सम्मान में से मनाया जाता है। 1949 से ये मनाया जा रहा है। और इसका जो पैसा इकट्ठा होता है, ये मतलब जो अलग अलग जगहों में, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज हो गए, या गवर्नमेंट आप एक तरह समझ लीजिए कि ऑफिस हो गए, इन जगहों पर इन जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ये दिया जाता है। और उनसे जो पैसा मिलता है
उस पैसे को शहीद और जो क्षति मतलब जिनको चोट लगी है, जो चोटी लोग हैं सैनिक, उनके परिवारों को ये दिया जाता है। तब से ये मनाया जा रहा है, कब से? 1947 से, तो 49 से। तो अगर आपको पूछा जाता है कि यह जो झंडा दिवस है, मतलब सशस्त्र सेना झंडा दिवस है, वो कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर से मनाया जाता है। शुरू कब से हुआ? तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। और शुरू कब से हुआ? तो 1949 से हुआ। मैं आपको नॉर्मल बता दिया हूँ कि ये किस लिए इसकी सेल की जाती है, एक तरह से, कि जो भी पैसे जो है वो कलेक्ट होंगे, 1 रुपये 2 रुपये जितने ही ये बिकता हो, अब मेरे को नहीं पता कितने, मैंने देखा भी नहीं उस इंसिडेंट के बाद, कि मेरे को ये शायद फर्स्ट या सेकंड में था मैं, तब ये मिला था मेरे को। तो आप समझ सकते हैं, मतलब 10-15 साल हो गए। तो हाँ, तो ये मेरे को तब मिला था, और इसको मैंने 1 या 2 रुपए में, जो भी प्राइज मनी कलेक्ट होती है, जो मनी जो है वो कलेक्शन होता है, उसको सैनिकों के परिवारों को दिया जाता है। ठीक है, चलिए, ये देखिए लिखा है, थैंक दोज हु प्रोटेक्ट द ऑनर ऑफ द नेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कंट्रीब्यूट द आर्म फोर्सेस फ्लैग डे फंड। ये एक तरह का फंड जो है वो चलाया गया था, और इस तरह की ये सारी चीज़ें, पेटीएम नंबर वगैरह लॉन्च की जाती हैं इस दिन, कि अगर कोई डोनेट करना चाहता है, डोनेशन देना चाहता है, तो डोनेशन दे सकता है। ठीक है, चल। और हाँ, एक चीज़ और, ये दिसंबर के महीने में गौरव माह के रूप में मनाया जाता है। तो अगर आपसे पूछता है कि गौरव माह किस दिवस को गौरव माह के रूप में मनाया जाता है, तो आप बता सकते हैं कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस को इस साल 2020 में गौरव माह के रूप में मनाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है। ठीक है, तो अब आगरा में भी मेट्रो का काम शुरू होना है। ठीक है, तो ये आगरा की मेट्रो जो होगी, इसकी लेंथ मतलब लंबाई क्या होगी? 29.2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर की योजना है। और इसमें खर्च कितने होंगे? 8379 करोड़। तो कब तक पूरी होगी? ये अनुमानित माना गया है कि 2025 तक पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको अगर याद रखना है तो याद रख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में मेट्रो ट्रेन का प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, और अभी हाल ही में IBACIO का भी एग्ज़ाम आया है, तो उसमें भी आपको मैं बता दूं कि जब वो एग्ज़ाम होता है, तो एग्ज़ाम से 2 महीने पहले का करंट पूछता है, तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है बहुत ज़्यादा आपके लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि IBACIO में भी पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय नौसेना के रूप में ने रूस की नौसेना के साथ पासेक्स नौसेना अभ्यास किया। तो मैं आपको बता दूं कि पासेक्स नौसेना अभ्यास पहले भी मैं कई बार पढ़ा चुका हूं, और अभी ये फिर पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, अलग अलग देशों के साथ हमारा जो नौसेना अभ्यास होता है वो होता है। ठीक है, चलिए, अर्जेंटीना ने कोरोना वायरस काउंट मेजर्स को निधि देने के लिए देश के सबसे अमीर लोगों पर करोड़पति कर लगाए। ये एक तरह से इनिशिएटिव है, और ये अच्छा है बुरा है, इसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा। हालांकि इसकी वजह से अर्जेंटीना में देख रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हुआ है एक्चुअल में। अर्जेंटीना की जो गवर्नमेंट है, उसने क्या किया है कि जितने भी उनके यहाँ बिलीनियर्स हैं, मिलीनियर्स हैं, करोड़पति लोग हैं, उन पर एक करोड़पति टैक्स लगाया है, जिसकी वजह से जो भी टैक्स से फंड रेज होगा, उसको क्या करेंगे, उसको जो भी गरीब लोग हैं उनमें कोविड की जो, जैसे कोविड का आप बोल सकते हैं एक तरह से किट हो गई, और वैक्सीन के में भी वो उस फंड का यूज़ किया जाएगा, और एक तरह से सैनिटाइज़र हो गया, मास्क हो गया, मतलब जो भी कोविड की चीज़ें हैं, कोविड से बचाव की, उनको उस फंड से कलेक्ट करके गरीबों में दिया जाएगा। तो इसकी वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा रोड पे उतर आए हैं, और बहुत ज़्यादा जो वो परेशान कर रहे हैं कि ये हमारे ऊपर नहीं लगना चाहिए। ठीक है, चलिए, अच्छा, इसके लिए क्या हो, मतलब किस लेवल पे होंगे तब आपको ये देना पड़ेगा, मतलब आपको नहीं, मैं बता रहा हूँ कि अर्जेंटीना के लोगों को किस लेवल पे होंगे तब उनको देना पड़ेगा, मतलब करोड़पति काउंट कब होंगे, कैसे होंगे? तो जिनकी संपत्ति 200 मिलियन से ऊपर है, किससे ऊपर है, मतलब अर्जेंटीना की जो भी करेंसी है, शायद रेजो है, रेजो 200 मिलियन रेजो, एक सेकेंड, 200 मिलियन रेजो, ठीक है, इससे ऊपर है, ऐसे 12,000 लोगों पर 3.5% टैक्स देना है इनको, मतलब 3.5% जो है वो टैक्स जो है इनको देना है। ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा जो है विरोध विरोध हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए आप, इन्होंने बिल भी पास किया था अपने यहाँ से इसी को लेके। चलिए नेक्स्ट, दुनिया की सबसे छोटी माउंट
एवरेस्ट की ऊंचाई 86 मीटर बढ़ी है, 0.86 मीटर बढ़ी है, और अब ये कितनी हो गई 8848.86। ठीक है। तो अगर आपसे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि अभी तक हम क्या पढ़ते थे कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है, तो 8848 है। लेकिन अभी क्या हुआ है, नई ऊंचाई जिसको मतलब नया मापा गया है, मैंने आपको शायद पिछले करंट में बताया होगा, मेरे को कंफर्म नहीं याद है, लेकिन शायद मैंने बताया था, अगर नहीं बताया तो इसमें जान लीजिए कि नेपाल और चीन ने मिलकर यह काम किया है। क्या काम किया है कि इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फिर से नापा है। ठीक है। और अब इसकी लंबाई कितनी है, तो 8848.86 ये जो मीटर ये लंबाई बढ़ी है, ये बढ़ी है। तो अब इसकी लंबाई जो है वो 8848.86 मीटर है, मतलब जो भी है ना। माउंट एवरेस्ट में सागर माथा के नाम से भी जानी जाती है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में, अगर आपको पता होगा। ठीक है, चलिए ये मैं आपको दिखा देता हूँ कॉस्ट कितनी आई है। तो ये $60,000 पर पर्सन। माउंट एवरेस्ट की मतलब डेथ कितनी हुई है, लेस देन 5 डेथ पर 100 समिट अटेंड, मतलब जो 100 लोग कोशिश करते हैं चढ़ने की, शायद उनमें से 5 लोग जो है वो डेथ हो जाती है जिनकी। ठीक है। अच्छा चलिए, फर्स्ट जो क्लाइंबर था जो पहुंचा था ऊंची चोटी पर, वो मई 1953 में पहुंचा था। ठीक है, चलिए ये फैक्ट हैं, ये आपको देख लेने हैं, है ना। नेक्स्ट, ये कुछ फैक्ट हैं, आप चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाल ही में मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर ओरछा व ग्वालियर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में या यूनेस्को विश्व विरासत शहर के रूप में भी शामिल किया गया। इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि किन किन शहरों, मतलब बहुत सारे इस बीच क्या है कि यूनेस्को के कुछ लोग, मतलब यूनेस्को हो गई, रामसर साइट हो गई, अभी इस वीडियो में भी रामसर साइट है, ये रामसर साइट हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इस तरह के पूछ सकता है। ठीक है, तो अगर आप पूछता है तो आप बता दोगे देन कि मध्य प्रदेश के किस शहर को, ओरछा को, पहली चीज़ तो ओरछा को, और दूसरा ग्वालियर को, इनको यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया शहरों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हाउ विल इट इम्पैक्ट दी सिटीज़, तो ये किस तरह से प्रभावित करेगा इन सिटीज़ को। क्या है कि भाई यहाँ पे पहले पर्यटन बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, और यहाँ पे टूरिज्म के से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि टूरिज्म से एम्प्लॉयमेंट मैंने आपको पहले ही बताया कि किस तरह बढ़ता है। भाई जहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पे लोग जाके अपना व्यवसाय करना चाहेंगे, और उनसे उनकी आमदनी बढ़ेगी जब लोग ज़्यादा आएंगे। ठीक है, तो ये प्रभाव पड़ता है उस जगहों पर, वहाँ की चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है, तो महंगी हो जाती, कभी कभी महंगी हो जाती है, और कभी कभी वहाँ पे ज़्यादा जो है वो उस चीज़ की खपत होने लगती है, मतलब। ठीक है, चलिए ये रहा आपका ओरछा का किला, जिसको विश्व विरासत में शामिल किया गया है। और देन उसके बाद ये देखिए आप, यहाँ पे ये किला दिख रहा है आपको। ठीक है, चलिए, और ये आपका ग्वालियर फोर्ट है ना। यह शहर अपने महलों और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध, और 16वीं शताब्दी में बुंदेला साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, शहर में प्रसिद्ध स्थान जहांगीर महल, राजमहल, राय प्रवीण महल, राजा राम मंदिर, राम राजा मंदिर, और लक्ष्मी नारायण मंदिर है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रख के इसको जो है वो किसका विश्व विरासत शहर में डाला गया है। चलिए नेक्स्ट, दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल गलियारे के लिए जमीनी सर्वेक्षण के लिए लिडार तकनीकी का उपयोग किया है। लिडार यानी लिडार टेक्नोलॉजी। लिडार क्या है मैं आपको आज समझा देता हूँ, मतलब कैसे, पिक्चर के माध्यम से, पिक्चर के थ्रू। कैसा, देखिए आपने कई बार देखा होगा कि अगर कई बार क्या होता है कि सर्वे होता है, सर्वे में क्या होता है कि मतलब लोग भेजे जाते हैं और ज़मीन का सर्वे करते हैं, है ना। तो अभी कैसे होगा, मतलब कई बार क्या होता है कि देखिए मैं आपको टाइप समझा देता हूँ। देखिए टोपोग्राफी लिडार, लिडार के टाइप्स आप समझिए। टोपोग्राफी लिडार एक होता है, टोपोग्राफी लिडार, जिसमें क्या होता है जमीन पर किरणें, पहले लिडार समझ लीजिए। लिडार टेक्निक क्या है, तो लिडार टेक्निक है आपकी एक तरह से लाइट डिटेक्शन। ठीक है, आप मार्कर पे मत जाइएगा, मैं ये उंगलियों से लिखता हूँ है ना, क्योंकि मार्कर है नहीं मेरे पास, पेन है नहीं जो वर्क कर सके, क्योंकि मोबाइल से वीडियो शूट होती है। चलिए, तो लिडाई क्या है, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। आपने कई बार देखा होगा कि मैप से हम लोग सर्वे करते हैं, लेकिन क्या होता है लिडार टेक्निक में क्या होता है कि एक हेलीकॉप्टर होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते होंगे, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए,
ये है हेलीकॉप्टर। इसमें क्या होता है, एक जो यंत्र होता है वो लगा दिया जाता है, मैं आपको शायद होगा, नहीं है, तो उसमें यंत्र लगा दिया जाता है और वो यंत्र क्या करता है, उससे किरणें निकलती हैं, ठीक है। तो वो किरणें क्या करती हैं, जमीन पर और पानी पर वो अपने आप जो है वो जाके उकेर लेती है। मतलब एक तरह से आप ये समझिए कि चेहरा है आपका, ठीक है। अब उसमें क्या है कि आप गीला आटा या कुछ भी करके चेहरे पे लगाओगे और चेहरे से वो छाप निकाल लोगे, तो छाप क्या आएगी, ये उभरी हुई आएगी, उस पर आएगी कि नहीं। अभी पिक्चर में मत जाइएगा, ये हंस रहा है, ये घूर रहा है, तो ये छप के आएगा कि नहीं, ये चेहरा आपका और ये जो आटे से मतलब हम लोगों ने छापा था, ठीक है, तो वो छप के आएगा कि नहीं, तो ये उकरा रहेगा। मतलब ये आंखें धसी होंगी और ये नाक जो है वो निकली होगी, मतलब ये बाहर निकला होगा आटे का जो छाप आपकी आई होगी। तो इसी तरह से ये जो डिटेक्शन निकलती हैं, ये किरणें निकलती हैं, तो ये एक तरह से एक ग्राफ टाइप डिज़ाइन कर लेती हैं कि कहाँ पे गहरा है, मतलब गहरा है तो या तो वह चट्टाने हैं या तो पानी है, इस तरह से ये डिटेक्ट कर लेती हैं। तो ये होती है लिडार टेक्निक, लाइट और डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। तो ज़मीन पर एक इसके दो टाइप होते हैं, टोपोग्राफी लिडार और बैथीमेट्रिक लिडार। तो बैथीमेट्रिक लिडार क्या होता है, समुद्र की मतलब जो समुद्र और नदी में किरणें जाती हैं उसको वो किसके द्वारा मापी जाती हैं, तो वो बैथीमेट्रिक लिडार के द्वारा मापी जाती हैं। और जो ज़मीन पर किरणें पड़ती हैं, मतलब जिस ज़मीन पर किरणें पड़ रही तो वो एक समतल दिखाएगा ग्राफ में इस तरह से, तो वो टोपोग्राफी लिडार उनको बोला जाता है, ठीक है। टेक्निक 3 टाइप की होती हैं सर्वेक्षण के लिए। एक रडार, एक तरह से बता सकता हूँ मैं, आप ज़मीनी सर्वेक्षण के लिए लिडार टेक्निक का यूज़ करते हैं। और ऐसा नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो 3 टेक्निक होती है, एक रडार, एक सोनार, एक लिडार। मैंने आपको तीनों टेक्निक, 2 टेक्निक मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी वीडियोस में, रडार और सोनार। सोनार जो पानी के अंदर सबमरीन वगैरह यूज़ करते हैं, और जो रडार मतलब जो ज़मीन पे आकाश में जो हवाई जहाज वगैरह उड़ रहे होते हैं, रडार जो है उनको डिटेक्ट कर लेती है। तो ये रडार हो गई आपकी, और ये सोनार हो गई, और ये तीसरी टेक्निक क्या हो गई, लिडार हो गई, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए, बिंदास होके हम उसको फिर से समझाएंगे आपको दूसरी वीडियो में, उसको पुट अप करके, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इस तरह से किरणें आ रही हैं और ये पानी और ज़मीन, ठीक है, ये अंदर जाके इसको सर्वेक्षण कर रही हैं इसका, ठीक है, सर्वे कर रही हैं। चलिए नेक्स्ट। हाँ एक सेकेंड। हाँ, तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा था कि किसके लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए उस सर्वेक्षण का जो है वो सहारा लिया जा रहा है लिडार टेक्निक का। तो ये दिल्ली बनारसी का जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, इसके लिए उसका सर्वेक्षण किया जा रहा है। इसमें 43,000 करोड़ की लागत लगेगी, और दिल्ली वाराणसी कॉरिडोर में और दिल्ली कोलकाता वाली में 84,000 करोड़ की लागत लगेगी, ठीक है। चलिए, और पास किसके किसके थ्रू होगा, दिल्ली, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, वाराणसी, ठीक है, पटना, गया, धनबाद। तो ये इन जगहों से ये कॉरिडोर जो है वो पास होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये दिल्ली वाराणसी, इसके लिए लिडार वाला जो सर्वे हो रहा है वो हो रहा है। बाकी ये जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, कॉरिडोर है, ये कहाँ कहाँ से गुजरेगा, मुंबई हैदराबाद से 711 किलोमीटर की दूरी पे, मुंबई अहमदाबाद, मुंबई नागपुर, चेन्नई मैसूर, दिल्ली अमृतसर, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी से हो रहा। यहाँ से यहाँ तक ये जो कॉरिडोर है ये बन रहा है, ठीक है। किलोमीटर भी आपने देख लिया। चलिए, महाराष्ट्र सरकार चाइल्ड पोर्नोग्राफी की रोकथाम के लिए इंटरपोल के क्रॉलर सॉफ्टवेयर का उपयोग करेगी। क्रॉलर सॉफ्टवेयर क्या होता है भाई, देखिए आपको मैंने इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन वाली वीडियो में आपको बताया था कि इंटरपोल क्या होती है, जो सभी पूरे देश की मतलब पूरे विश्व की जो एक तरह से, अब देखिए मैं आपको नॉर्मल वे पे समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर अपने प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, ठीक है, नॉर्मली जैसे मोदी जी हैं, अगर वो यहाँ पे कहीं पे भी विजिट करेंगे तो यहाँ की नॉर्मल पुलिस फोर्स है वो उनकी रक्षा करेगी, सुरक्षा करेगी, ठीक है। और जैसे हमारी कोई भी आर्मी हो गई या एयरफोर्स हो गई या नेवी हो गई, ये क्या है, कंट्री के अंदर सुरक्षा करेगी उनकी। लेकिन जब वो कंट्री से बाहर जाएंगे तो कंट्री से बाहर जो सुरक्षा का इंतजाम होता है, मोदी जी हो गए या किसी के लिए भी, एक किसी भी पर्सन जो सेलिब्रिटी होती है एक तरह से कंट्री की, जैसे मोदी जी हो गए, है ना, तो इनकी सुरक्षा के लिए और बाहरी के देश के जो बाहर देश के मामले होते हैं, जो एक्सटर्नल मामले होते हैं, उनके लिए जो पुलिस होती है वो कौन होती है, इंटरपोल, ठीक है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो इंटरपोल के का एक सॉफ्टवेयर है क्रॉलर करके, तो उसकी मदद ले रही है चाइल्ड पोर्नोग्राफी की रोकथाम करने के लिए, ठीक है।
चलिए, तो क्रॉलर सॉफ्टवेयर आपको पता चलेगा। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कौन गवर्नमेंट यूज़ कर रही है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट यूज़ कर रही है। किसका सॉफ्टवेयर है, तो इंटरपोल का सॉफ्टवेयर है। किस लिए यूज़ कर रही है, तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी रोकने के लिए। ठीक है, चलिए। और हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे देख लीजिए, सॉफ्टवेयर से जुड़े एक मिशन को लागू करने के लिए 12 अधिकारियों की एक कोर यूनिट बनाई गई है। ये 12 अधिकारी इंटरपोल के दक्षिण एशियाई विंग को प्रशिक्षण देने आए थे। ठीक है, यूनिट का नाम ट्रेस रखा गया है। ट्रेस साइबर बाल शोषण के खिलाफ सामरिक प्रतिक्रिया है। इंटरपोल से प्राप्त सॉफ्टवेयर विभिन्न तंत्रों का उपयोग करता है, जैसे कि छवियों में नग्नता का पता लगाना और चेहरे की संरचनाओं के माध्यम से व्यक्ति की उम्र को पहचानना। ठीक है, इस तरह से सारी चीज़ें ये डिटेक्शन करेंगे, देन उसके बाद डिसीजन लेंगे। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने राजस्व खुफिया निदेशालय यानी DRI के 63वें स्थापना दिवस पर स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2019 और 2020 जारी की है। अगर आपसे पूछता है कि DRI का 63वां स्थापना दिवस कब मनाया गया था, तो आपको आंसर कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2019 और 2020 किसके द्वारा जारी की गई, तो DRI के द्वारा वित्त मंत्रालय ने जारी की है। ठीक है, चलिए, इसमें क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो इंडिया में जो तस्करी होती है, तस्करी क्या होती है भाई, जैसे बाहर से कुछ लोग आ रहे हैं, तो भाई देखिए बाहर दुबई में जैसे सोना सस्ता है, सपोज एक अमाउंट रख देते हैं वहाँ 15,000 रुपये में या 50,000 में। जाहिर सी बात है वहाँ जो घूमने जा रहा है वो खूब भर भर के सोना लाएगा, है ना। और जैसे कोकीन हो गया, ड्रग्स हो गया, इस तरह के जो मादक पदार्थ जिनका सेवन जो इलीगल है एक तरह से, उनको भी क्या करेगा, जो भी आएगा वो लेके आएगा, है ना, क्योंकि वहाँ पे सस्ते हैं और वहाँ से क्या लेके आएगा, इंपोर्ट कर लेगा। तो जो पकड़े जाते हैं हवाई अड्डों पर और इंटरनेशनल जहाँ भी जगह भी पकड़े जाते हैं, तो उनकी बरामदगी जो हुई है, तो वो क्या है, उसी की रिपोर्ट यहाँ पे जारी हुई है। ठीक है, स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2019 और 2020। इसमें गोल्ड का अमाउंट मैं आपको बता दूं, गोल्ड स्मगलिंग केसेस अक्रॉस एयरपोर्ट इन इंडिया कितना है केसेस हैं, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। 2015-16 में 2696 केस थे, 16-17 में 1453 केस थे इस तरह के, 17-18 में 2911 केस, और 18-19 में 4855 केसेस थे, और 19-20 में जाके 4444 केस हुए हैं, और 20-21 में, मतलब 20 और 21 की एक साथ रिपोर्ट जाएगी तो 196 केस अभी करंट में हुए हैं। अच्छा, क्या है भाई, क्वांटम ऑफ गोल्ड सीजिंग इन किलो के बारे में जान लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा एक वैल्यू आप समझ सकते हो कि 2015 में इतने करोड़ का सोना, और एक तरह से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि 858 करोड़ का सोना 2019-20 में जब्त किया गया है। मतलब जो बाहर से आया था, विदेशों से आया था, उस सोने को जब्त किया गया जो इलीगल था। आपने कई बार तरह की स्पाई वीडियोस देखी होंगी, या आपको पता चला होगा न्यूज़पेपर पढ़ने में कि इस एयरपोर्ट में आप इतने लोगों ने अलग अलग जगहों पर छुपाया था, कोई लॉक में छुपा के लाता है, तो कोई बैग में, कोई जूतों में, किसी तरह से। तो वो सारी चीज़ें जो कस्टम डिपार्टमेंट से पकड़ी जाती हैं, वो उसकी ये रिपोर्ट थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके फैक्ट। राजस्व खुफिया निदेशालय ने अब तक तस्करी के 412 मामलों को पता लगाया, जिसमें 2019-20 में 1949 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। ठीक है, और ये 837 आर्थिक अपराधियों को गिरफ्तार किए गए इनके द्वारा। ठीक है, इसने सीमा शुल्क चोरी के 761 जटिल मामलों और 2000 कितना 183 करोड़ की आय हुई है। मतलब इतनी जो है वो इनकम हुई है, किसको, भारत को। चलिए, अंक टाट, ये UNCTAD क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वीडियो में जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ पे मैंने आपको समझाया है। ठीक है, चलिए, द UN इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड 2020 इन्वेस्ट इंडिया, मैंने आपको बताया था ना की पॉइंट वाली न्यूज़ में स्टार्टिंग में जो पोस्टर लगा हुआ था, थंबनेल था उसमें। ठीक है, तो इसके द UN इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड 2020 किसके द्वारा दिया गया है, तो अंक टाट के द्वारा दिया गया। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट और जान लेते हैं। इन्वेस्ट इंडिया भारत सरकार की आधिकारिक निवेश क्या है, आधिकारिक निवेश संवर्धन एवं सुविधा प्रदाता एजेंसी है। इन्वेस्ट इंडिया को देश में निवेश सुविधाजनक बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। तो इन्वेस्ट इंडिया को किसके द्वारा, अंक टाट के द्वारा द UN इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड 2020 दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने थारू जनजाति की अनूठी संस्कृति को पहचान में दुनिया में पहचान दिलाने की योजना शुरू की। ये थारू जनजाति आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है,
कि उत्तर प्रदेश सरकार ने दिलाने की कोशिश की, नहीं। आपसे पूछा जाता है कि थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो यूपी में पाई जाती है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थारू जनजातियों से भी पूछ लेता है क्वेश्चन। मैंने आपको कई बार बताया कि बोडो जैसे बोडो जनजाति असम में है ना, इस तरह से जो छोटी छोटी जनजातियाँ होती हैं और आदिवासी जनजातियाँ ये, तो इनको पहचान दिलाने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने योजना शुरू की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विश्व आर्थिक मंच WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 के संस्करण की मेजबानी सिंगापुर करेगा। मैं आपको इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ कि जब से WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम शुरू हुआ है, तब से क्या हुआ है, तब से इसका जो संस्करण होता है वो दावोस में होता है। दावोस में, दावोस कहाँ है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। लेकिन इस बार ये शिफ्ट होके कहाँ हो रहा है, सिंगापुर में हो रहा है। ठीक है, सिंगापुर में हो रहा है। चलिए नेक्स्ट, किसकी वजह से, कोविड-19 की वजह से। हाल ही में बांग्लादेश ने भूटान के साथ अपना पहला तरजीही व्यापार समझौता यानी PTA पर हस्ताक्षर किए। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूँ। बांग्लादेश ने भूटान के साथ अपने पहले व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दोनों देशों के बीच माल की सीमा तक शुल्क मुक्त पहुँच सके। यह पहला PTS बांग्लादेश के है जिसने दुनिया के किसी भी देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं। बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री टीपू मुंशी और भूटान के आर्थिक मामलों में मंत्री लियोनपो लोकनाथ शर्मा के बीच रविवार को ढाका में समझौते पर हस्ताक्षर हुए। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता है, ठीक है, कि भारत और किस देश के बीच में तरजीही व्यापार समझौता हुआ है। तो ये किसके बीच में हुआ है, भारत और बांग्लादेश, सॉरी भूटान और बांग्लादेश के बीच में। भारत इन्वॉल्व नहीं है इसमें। अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन कि किसके किसके बीच हुआ है, तो बांग्लादेश और भूटान के बीच में हुआ है। ठीक है, हाल ही में सार्क के समूह के 36वें चार्टर दिवस पर मोदी जी ने आतंक और हिंसा में मुक्त सार्क पर जोर दिया। क्वेश्चन, सार्क मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, इसकी कब हुई थी, इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1985 में। कितने मेंबर हैं, 8 मेंबर हैं। मैं आपको जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन वाली वीडियो उसमें भी बता चुका हूँ। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं कौन कौन से देश हैं, तो इंडिया है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव और अफगानिस्तान, ये इसके मेंबर्स हैं सार्क के। ये क्वेश्चन मैं इसीलिए लाया था कि आपसे पूछ सकते हैं कि 36वां चार्टर दिवस कब मनाया गया है, तो सार्क समूह का है। ठीक है, 8 दिसंबर को मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट, अब ये आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक तरह से पूछ सकते हैं कि फर्स्ट सार्क समिट कब हुई थी, तो 1985 में ढाका में हुई थी। ढाका कहाँ, बांग्लादेश। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। हाँ, और ये इंपॉर्टेंट पिक्चर है, ये आप देख लीजिए कि ये यहाँ पे मैं फिगर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी कंट्री हैं। ये आपने पढ़ा होगा बिम्स्टेक, ये इंपॉर्टेंट है। बिम्स्टेक में कौन कौन सी कंट्री है, इंडिया भी है, ठीक है, श्रीलंका भी है, भूटान भी है, ठीक है, चलिए बांग्लादेश भी है ना। और अगर आपसे पूछ लेता है एशियान में कितने मेंबर्स हो, तो एशियान में क्या है, भारत है, नहीं, एशियान में भारत नहीं है, नहीं है। और GCC में भारत है, GCC में भारत नहीं है। ACD में भारत नहीं है। भारत किन में है, भारत है आपका SCO में, भारत है आपका बिम्स्टेक में, भारत है आपका सार्क में, है ना। ECO में भी भारत नहीं है और न TC में भारत है। ठीक, चलिए हाल ही में DRDO ने भारत के आधुनिक स्वतंत्र स्वदेशी टैंक हंटर किलर का सफल परीक्षण किया। हंटर किलर क्या है भाई, देखो थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में। हंटर किलर में कमांडर, गनर, लोडर और चालक का क्रू होता है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि यह एक तरह से DRDO ने 2004 में इसका निर्माण किया था, लेकिन और किसके लिए किया था, सेना के लिए। क्यों भाई, देखिए कोई भी देश आप पे मतलब हमला करता है तो क्या है भाई, आप सीधे ही तो खड़े हो, एक सैनिक तो है, एक सैनिक ही तो हो, तो वो गोली मार सकता है ना। तो मतलब सेना ने बोला था कि हमें कोई ऐसा टैंक बना के दो, मतलब जिसमें गोलियों का असर ना हो, हम अंदर बैठ के जो है वो दुश्मन पे प्रहार कर सकते हैं। तो DRDO ने इनको ये बना के दिया था, क्या, टैंक हंटर। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ था, सेना ने बोला था कि इसमें बहुत सारे, यानी कम से कम 74 बदलाव किए, मतलब इन्होंने बदलाव तो बहुत सारे बोले थे कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, ये कमी, ये कमी, इस तरह की बहुत सारी कमियां बताई थी सेना ने। लेकिन फिर DRDO ने इस बार क्या किया है, 74 बदलाव किए, इसमें 74 जो है वो चेंजेस किए हैं, और फिर उसके बाद सेना को फिर से दे दिया है। अच्छा, इसमें क्या क्या होगा भाई, युद्ध क्षेत्र में बिछाई माइंस को साफ करते हुए आसानी से बढ़ेगा। मतलब आप ये देखो,
ये आगे देखो, ये नुकीले नुकीले पड़े हैं ना, तो अगर लैंड में जहाँ पे ये चल रहा है अगर वहाँ कहीं माइंस बिछाई होगी दुश्मन ने तो ये उनको निकाल देगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंधे से छोड़ी जाने वाली है एंटी टैंक ग्रेनेड और मिसाइल का कोई असर नहीं होगा। मतलब जो कंधे पे आपने देखा होगा ना कई बार उसमें किसमें, हाँ मूवीज़ में देखा होगा कि कंधे पे एक मिसाइल रख लेते हैं, है ना, देखा है कि नहीं, मिसाइल रख के मारते हैं, तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा इसमें। केमिकल अटैक से बचने के लिए टैंक में विशेष तरह के सेंसर लगे हैं, अगर कोई केमिकल अटैक करेगा तो उससे ही बच जाएगा, ठीक है। और परमाणु बम विस्फोट के आगे स्थिति में अलार्म बजेगा, अगर परमाणु विस्फोट का कोई आप पे करने वाला है तो उसके लिए अलार्म बजेगा, ठीक है। तो आपसे अगर पूछ सकता है कि टैंक हंटर किसने बनाया था, तो DRDO ने बनाया था, ठीक है। हाल ही में जर्मनी के NGO द्वारा जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत के 10वें स्थान पर रहा। क्या? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। अगर आपसे पूछता है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की कितनी रैंक रही 2020 वाले में, तो क्या बोलेंगे आप, भारत 10वें स्थान पर रहा, मतलब क्लाइमेट के लिए काम कर रहा है भारत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लक्षद्वीप और हाल ही में भारत का पहला जैविक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है, ठीक है। किसको? लक्षद्वीप को। द्वीपों के संपूर्ण लक्षद्वीप समूह को भारतीय भागीदारी गारंटी प्रणाली यानी PGS के तहत एक जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है। लक्षद्वीप 100% ऑर्गेनिक बनने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि सभी खेती सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के लिए बिना ही की जाती हैं, सुरक्षित खाद्य विकल्पों तक पहुंच प्रदान करते हैं और कृषि को अधिक पर्यावरण के अनुकूल गतिविधि बनाते हैं, ठीक है। इससे पहले 2016 में सिक्किम भारत का पहला 100% जैविक का राज्य बन गया था। अभी ये क्या है, केंद्र शासित। आपको अगर पूछा जाता है कि कौन सा भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो पहला जैविक केंद्र बना है, तो लक्षद्वीप है उनमें से, ठीक है। चलिए, पहला राज्य कौन सा बना था, तो पहला राज्य सिक्किम बना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है। देखिए, जितने भी क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको इंपॉर्टेंट ही होते हैं, क्योंकि मैं जहाँ से कलेक्ट करता हूँ, मैंने आपको बताया कि ये मेरा कंटेंट नहीं है, मैं आपको सिर्फ इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं जहाँ से उठाता हूँ इस कंटेंट को, वो क्या है, वो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो पढ़ाते हैं, लेकिन जो मेरे को लगता है कि इंपॉर्टेंट, देखिए वो ऐसा नहीं कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाते हैं, लेकिन वो करंट पढ़ाते हैं कहाँ का, मतलब वर्ड का भी करंट पढ़ाते हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि वर्ड का जो करंट मैं आपको ला सकूँ, है ना, जो आपको समझाने के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। हालांकि इंपॉर्टेंट वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरे को जो ठीक लगता है वो मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, तो इंपॉर्टेंट होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन देश भर में लागू करेगी कौन? केंद्र सरकार। कब? 2021 में। क्या होगा इसमें? नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। कब से होगा? 2021 से होगा। अच्छा, इसमें क्या था भाई, देखिए आपको बोला गया था 15 अगस्त 2020 को ये घोषणा हुई थी। 15 अगस्त में लाल किले से घोषणा की थी, किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो है वो लॉन्च करेंगे। इसमें क्या होगा, एक आपका हेल्थ ID कार्ड बनेगा, ठीक है, जिसमें आपकी सारी मेडिसिन, मतलब जब से आप जन्म लिए हैं तब से आपको कौन कौन सी वैक्सीन दी गई है या कौन कौन सी टैबलेट दी गई, आपको क्या बीमारी है, वो सारी चीज़ें मतलब उस कार्ड में या तो बारकोड लगाया जाएगा या ऐसी कोई टेक्निक का यूज़ होगा जिसमें उसमें सारी डेटा जो है वो आपका स्टोर होगा। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप किसी भी क्लिनिक में जाके या किसी भी हॉस्पिटल में जाके अगर आप वहाँ पे दिखाते हो कार्ड, तो आपको डॉक्टर क्या है, पहले क्या है, देखिए नॉर्मल से आपको खांसी होती है, जुकाम होता है, अगर वो बड़ी बीमारी है लेकिन तब भी आपको पता नहीं चल पाता है कि वो इस वजह से हुई है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, नॉर्मल सी टैबलेट लेके खा लेते हो, कभी कभी वो टैबलेट बुरा असर करती है। तो इसलिए और भी बहुत सारे वजह हैं इसको मिशन को लाने के लिए। तो आपका कार्ड जब दिखाओगे डॉक्टर को, तो उसको पता होगा कि आपने कौन सी मेडिसिन ली है, कब ली है, क्या आपको बीमारी है, किस किस तरह की आपको दवाएं खानी चाहिए, उसके हिसाब से वो आपको ट्रीट करेगा, ठीक है। चलिए, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कब घोषणा हुई थी, तो घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2020 को, और लागू कब से होगा? जनवरी 2021 से लागू होगा। हाल ही में रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 का पुरस्कार कमल झा को द सिटी एंड द सी उपन्यास के लिए दिया गया। ये आपका कौन है? रविन्द्रनाथ, ये कमल झा जी हैं, और इनको रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2020 का पुरस्कार जो है वो मिला है। किस बुक के लिए मिला है? द सिटी एंड द सी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, अच्छा, और मैं बता दूं आपको, इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 2018 से हुई थी, ठीक है। अगर आपसे पूछता है तो 2018 से हुई थी, और इसमें क्या दिया जाता है, तो
$5,000 की जो प्राइज़ मनी है इस पुरस्कार में दी जाती है। और ये अमेरिका के एक पब्लिशर हाउस, मतलब एक अमेरिका का जहाँ पे बुकें छपती पब्लिश हाउस है, उसके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, चलिए। हाल ही में प्रजा फाउंडेशन द्वारा जारी अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2020 में उड़ीसा राज्य शीर्ष पर रहा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। मैं आपको बता दूं कि क्या हुआ क्या एक्चुअल में। प्रजा फाउंडेशन ने शहरी शासन सूचकांक जारी किया है। उड़ीसा राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है मणिपुर और नागालैंड सबसे नीचे हैं। शहरी शासन सूचकांक मतलब शहरी शासन जो काम करता है, प्रशासन काम करता है शहर में, उसमें टॉप पे गया है ये राज्य। कौन सा राज्य? उड़ीसा। कि हाँ, यहाँ पे शासन जो है वो शहर में जो काम करता है शासन, वो अच्छे तरीके से काम करता है। और दिल्ली 13वें स्थान पर है। इसमें राज्यों को 0 और 100 के बीच चिन्हित किया गया है, जो कि नगर प्रशासन और निर्वाचित प्रतिनिधियों और विधायी संरचना और सशक्त नागरिकों शारीरिक सशक्तिकरण के रूप में किस तरह से सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन होती हैं, इसके अंदर ये सारी चीज़ें देखी गई। तो महाराष्ट्र को 55%, उड़ीसा को 56% स्कोर किया गया था। तो उड़ीसा क्या है? टॉप पे है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद महाराष्ट्र है। छत्तीसगढ़ 48.7% के साथ और केरल 45.9% के साथ यहाँ पे रहा। ठीक है, चलिए। केंद्र सरकार ने देश भर में वाईफाई सुविधा उपलब्ध के लिए करवाने के लिए पीएम वानी योजना शुरू की। तो पीएम वानी क्या है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। वानी मीन्स वाईफाई एक्सेस, यानी वानी क्या है आपका? वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरनेट। तो ये वानी का फुल फॉर्म है। और 1 करोड़, इसमें क्या लक्ष्य रखा है कि ये आईटी मिनिस्टर है रविशंकर प्रसाद, भारत के केंद्रीय मंत्री है ना। तो इसमें लक्ष्य क्या है इनका? 1 करोड़ से ज़्यादा, यानी 1 करोड़ से ज़्यादा वाईफाई हॉटस्पॉट लगाए जाएंगे देश भर में। ठीक है, और ये कब बोला गया था? तो 10 दिसंबर 2020 को ये अनाउंसमेंट हुई थी। किसके द्वारा? आईटी मिनिस्टर के द्वारा। और इसमें क्या होगा कि जो हॉटस्पॉट लगाए जाएंगे 1 करोड़ से ज़्यादा, इनमें फ्री इंटरनेट दिया जाएगा प्रोवाइडर्स को। ठीक है, चलिए कुछ विशेषताएं आप देख लीजिए इनकी। ठीक है, सार्वजनिक डेटा कार्यालय वानी अनुरूप वाईफाई एक्सेस बिंदुओं का रखरखाव, स्थापना और संचालन करेगा। ये पीडीओ ग्राहकों को ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करेगा। पीडीओ मतलब जो आपके पब्लिक, जैसे आपने कई बार देखा होगा, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, साइबर कैफे वाला है। ठीक है, तो वो अप्लाई कर सकता है या आप खुद अप्लाई कर सकते हैं वानी का जो सेंटर खोलने के लिए। तो आप वहाँ पे अप्लाई कर देंगे, आपको एक हॉटस्पॉट एक अलॉट कर दिया जाएगा। देन आपके जो आसपास का एरिया है उसमें आप फ्री इंटरनेट देना चाहो या आप कुछ कॉस्ट लेना चाहो तो वो आप एक तरह से ले सकते हो। एक बहुत नॉर्मल सा कॉस्ट लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, पब्लिक डेटा ऑफिस इंटीग्रेटेड लेखांकन और प्राधिकरण के कार्यों को करने के लिए है। एप्लीकेशन प्रदाता उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत करने के लिए एक ऐप विकसित करेगा। ये आसपास के क्षेत्रों में वानी अनुरूप वाईफाई स्टॉट हॉटस्पॉट की खोज करेगा। ठीक है, तो केंद्रीय रजिस्ट्री पीडीओ, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको अलॉट हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो मतलब अगर आप चाहें, जैसे आपको मिल गया, तो आप चाहें तो कुछ चार्ज ले सकते हैं कि आप उनका रख रखाव कैसे करेंगे, सर्वर्स कैसे, तो ये सारी चीज़ों का कुछ चार्ज ले सकते हैं। इस तरह से दिया जाएगा। ठीक है, हाल ही में भारत में पनडुब्बी आईएनएस कलवरी के सम्मान में पनडुब्बी दिवस मनाया गया। तो आपको पूछा जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से कि पनडुब्बी दिवस किसकी याद में मनाया, मतलब किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो आईएनएस कलवरी के उसमें मनाया जाता है। देखिए, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूँ कि ये जो आईएनएस कलवरी है, इसको किसने दिया था? तो यूएसएसआर यानी अब का रशिया। अब का कौन? रशिया। ये जब दिया था इसने, यानी 8 दिसंबर 1967 तब ये यूएसएसआर था। और अभी ये रसिया है, ये टूट गए थे देश। ठीक है, तब दिया था तो यूएसएसआर ही मानेंगे हम लोग। तो इन्होंने यूएसएसआर ने 8 दिसंबर 1967 को इंडिया को ये दिया था। क्या दिया था? आईएनएस कलवरी दिया था। ठीक है, अच्छा, लाया कौन था? मतलब रशिया यूएसएसआर से चला के कौन लाया था? तो के.एस. सुब्रमण्यम ये चला के लाए थे विशाखापत्तनम पोर्ट पे। ठीक है, और 1996 में इसे नष्ट कर दिया गया और इसी का नया वर्जन बनाया गया। 2017 में इसके नाम पर डाक टिकट भी जारी किया गया था, क्योंकि नया वर्जन भी इसी दिन जारी किया गया था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी सबमरीन के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया था? आईएनएस कलवरी के ऊपर जारी किया गया था। कब जारी किया गया था? 2017 में, 2017 में जारी किया गया था। इतने कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो पूछ सकता है आपसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के अनियमितताओं के कारण करज जनता सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अगर आपसे
मतलब बहुत रेयर है कि आपसे पूछेगा, बहुत रेयर मतलब बहुत कम चांसेस है अगर आपसे पूछेगा। अगर पूछता है तो ठीक है, बता दीजिएगा आप किसका। ऑप्शन रख देगा उसमें 4 BOB रख देगा, है ना, और SBI रख देगा, और CBI एक तरह से मैं बता दे रहा हूँ आपको, और एक करत बैंक रख देगा। इसमें पूछेगा कि किस बैंक का हाल ही में रिजर्व बैंक ने लाइसेंस रद्द किया है, तो आप करत बैंक पर टिक कराएंगे। बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हाल ही में डायनामाइट के आविष्कारक व नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल की जयंती मनाई गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि नोबेल अवार्ड बहुत ज़्यादा पढ़े जाते हैं, और आज की NTPC की शिफ्ट में नोबेल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है, मेरे को कंफर्म नहीं है लेकिन शायद आया है। मैं अभी इस वीडियो को जस्ट बाद मैं देखूंगा किस तरह के क्वेश्चन आए गए, तब मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग इनकी जयंती के बारे में बात कर रहे थे। तो इनकी जयंती कब मनाई गई थी? 10 दिसंबर, 10 दिसंबर को मनाई गई है। और 21 अक्टूबर 1833 से 10 दिसंबर 1869 तक ये जीवित रहे थे। तो इस दिन इनकी जो है वो पुण्यतिथि के रूप में मनाई जाती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड में भारत के छोटे स्तनधारियों और शरीर रूपों को लिए भारत का पहला इको ब्रिज बनाया गया। इको ब्रिज मतलब ये आप देख रहे होंगे, ये लटक रहा है ऊपर, इस तरह से, इस तरह के ब्रिज बनाए जाएंगे ताकि ये यहाँ पे जैसे सांप हो गया या छोटे छोटे जो रेंगने वाले जीव हैं वो इसके ऊपर से जा सके, और बीच में से मतलब कचरे नहीं या मरे नहीं या किसी तरह की किसी को परेशानी ना हो, और उनको परेशानी ना हो खासकर, इसलिए ये ब्रिज बनाए जा रहे हैं, ठीक है। कहाँ बनाए जा रहे हैं? उत्तराखंड में। कहाँ पे? रामपुर क्षेत्र में, ठीक है। आप यहाँ पे नॉर्मली एक देख सकते हैं बहुत सा, जैसे ये हाईवे बना है, और एक सेकंड, ये हाईवे बना है और ये ऊपर से बनाया गया है ब्रिज के तौर पर, तो यहाँ से ये सब लोग निकल जाते हैं, जंगली जीव जंतु जो हैं, ठीक है। चलिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर को विश्व मानवता दिवस यानी वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे बनाया गया। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे। चलिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, पहली बात तो आपसे पूछेगा कि कब ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया गया, तो ये 10 दिसंबर को मनाया गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इस बार की थीम क्या थी। अब मैं आया आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। आज के NTPC एग्जाम्स की फर्स्ट शिफ्ट में थीम पूछी गई है। मैं आपको अभी वीडियो बनाऊंगा तो मैं बता दूंगा कौन सी थीम, लेकिन थीम पूछी गई है कि इस दिवस की थीम क्या थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थीम जरूर याद रखें के लिए मैं आपको हर बार बोलता हूँ। तो चलिए, वह जो ह्यूमन राइट्स डे इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है आपकी रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट, ठीक है। मेरे पास मार्कर नहीं है, मैं उंगली से लिखता हूँ, तो आप इस चीज़ को अवॉइड करिए। आप बस चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। मैं बहुत कम सोर्सेस में कोशिश करता हूँ आपको चीज़ें प्रोवाइड करवा पाऊँ, ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर, ठीक है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। इस बार की थीम क्या थी? रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या है भाई? टाइम मैगजीन ने वर्ष 2020 के लिए जो बाइडेन और कमला हैरिस को पर्सन ऑफ द ईयर चुना। तो अगर आपसे पूछता है कि टाइम पत्रिका जो टाइम मैगजीन है वो 2020 में पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना है, तो कमला हैरिस और जो बाइडेन। कौन है ये भाई? तो इस बार के नए ये राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट है, और ये वाइस प्रेसिडेंट है। इन दोनों को इनको पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है, ठीक है। किसने? टाइम मैगजीन ने चुना है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोन नदी पर बने कोइलवर पुल का उद्घाटन किया है। इम्पॉर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ, किस नदी पर कोइलवर पुल का उद्घाटन किया, तो ये सोन नदी पर बना हुआ है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस नदी के ऊपर कोइलवर पुल बना हुआ है, तो सोन नदी, यहाँ पे भी आपको आंसर करना है, ठीक है। चलिए, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य सचिवालय और सरकारी कार्यालयों में कर्मचारी द्वारा टी शर्ट और जीन्स पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हाल ही में किस गवर्नमेंट द्वारा, हाल ही में पूछेगा क्योंकि पहले भी कई गवर्नमेंट इसको लागू कर चुकी हैं, जैसे कर्नाटक, बिहार, राजस्थान, इन राज्यों में पहले से ही ये प्रतिबंध लगा हुआ है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होंगे, जो गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं, वो जीन्स और टी शर्ट नहीं पहनेंगे, ठीक है। मतलब कैजुअल ड्रेस, जैसे फॉर्मल ड्रेस रहती है, फॉर्मल ड्रेस में रहेंगे, कैजुअल में नहीं रहेंगे, ठीक है।
तो अगर आपसे पूछता है कि हाल ही में किस गवर्नमेंट ने किया है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोल लगे। अगर आपसे पूछेगा, ठीक है, पहले किसने किया है, मतलब कौन कौन सी, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस इनमें से किस सरकार ने इस नियम को, मतलब इस ड्रेस कोड जारी नहीं किया है, तो वहाँ पे आपको दे देगा कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान और उत्तर प्रदेश दे देगा। तो उत्तर प्रदेश ने नहीं किया है, ठीक है, प्रतिबंध नहीं लगाया है। इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। हाल ही में 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया गया। तो यूनिसेफ दिवस कब मनाया गया है, तो ये 11 दिसंबर को मनाया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है। चलिए, भारत सरकार के फिट इंडिया मूवमेंट के तहत शुरू फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज अभियान को WHO द्वारा सराहना मिली। तो मैं आपको एक तरह से बता दूं कि मैं इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको बोल रहा हूं कि अगर आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज किस अभियान के तहत शुरू किया गया था, किस अभियान के तहत, मतलब इसका इस पर जोर दिया गया था, तो ये फिट इंडिया मूवमेंट के अंदर इसको जोर दिया गया था और इसीलिए WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी सराहना की है। 2019 में 29 अगस्त को नरेंद्र मोदी द्वारा ये फिट इंडिया मूवमेंट बनाया गया था। तभी से ये डायलॉग जो है वो फेमस, मतलब इसकी जो है वो इतनी चर्चा हुई और इसको इतना ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो आप अगर आपसे फिट इंडिया मूवमेंट पूछेगा तो 2019 में 29 अगस्त को नरेंद्र मोदी जी द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट का जो वो घोषणा हुई थी, ठीक है। BSNL ने भारत के सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड IoT नेटवर्क लॉन्च करने के लिए स्काइलो टेक इंडिया के साथ साझेदारी की। अभी मैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब हो सकता है और बहुत अच्छी भी चीज़ है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये स्काइलो कहाँ की कंपनी है, ये अमेरिकन कंपनी है, ठीक है। और स्काइलो से राउटर मंगवाए हैं। राउटर आपको देखा होगा, बॉक्स इस तरह का बॉक्स होता है, उसमें ऐसे लगा होता है, इससे इंटरनेट कनेक्शन हाई स्पीड से आता है। कईयों के तो घर में भी लगे होंगे। तो स्काइलो से राउटर मंगवाएगा BSNL और इसकी कास्ट क्या होगी, 10,000 रुपये होगी। और ये डायरेक्ट सैटेलाइट से इंटरनेट आएगा, टावर से नहीं, इसलिए हर जगह मौजूद रहे, मतलब आप इसको कहीं पे भी एक्सेस कर लेते हैं। जैसे आपको पता होगा कि आप इंटरनेट उसमें एरोप्लेन में हो गए, पानी में हो गए, इन सभी जगहों पर इंटरनेट नहीं आता है। लेकिन ये जो राउटर होंगे, इसकी खास बात यही है कि आप कहीं पे भी होंगे, कहीं पे भी आपको इंटरनेट एक्सेस मिलेगा। किसकी मदद से मिलेगा, सैटेलाइट की मदद से मिलेगी, ठीक है। अभी हम लोगों को इंटरनेट कनेक्शन कहाँ से मिल रहा है, तो अभी इंटरनेट कनेक्शन हम लोगों को टावर से मिल रहा है, ठीक है। चलिए, इसलिए मैं आपको ये समझाने के लिए ले आया, ये आप समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 साल पहले हुए संसद हमले में जान गंवाने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। तो 19 साल पहले संसद में हमला हुआ था, कब हुआ था, तो 12 दिसंबर 2021 को हुआ था, सॉरी 2001 को हुआ था। 12 दिसंबर 2001 को किस पे हुआ था, संसद पे हमला हुआ था। उसकी 19वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। और 12 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनॉट ने किसकी संसद भवन की नींव रखी थी। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ कि 6 साल बाद ये बन के तैयार हो गई थी। कौन, संसद भवन 1927 में बन गई थी, यानी 1921 में इसकी नींव रखी गई थी और 1927 में बन गई थी। 83 लाख उस समय खर्च आया था, ठीक है। और उस समय के लॉर्ड इरविन जो थे, उन्होंने किसका संसद भवन का उद्घाटन किया था। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि एडविन लुटियंस और बेकर ने इसका डिज़ाइन तैयार किया था। किसने, किसका, संसद भवन का। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया। इंटरनेशनल माउंटेन डे 2020 कब मनाया गया, 11 दिसंबर को मनाया गया है, ठीक है। और सेव द डेट, इंटरनेशनल माउंटेन डे 2020, माउंटेन बायोडाइवर्सिटी मैटर्स। तो ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ई अदालत परियोजना हाल ही में चर्चा में आई। तो ई अदालत परियोजना क्या है भाई, ई कोड परियोजना। देखिए मैं इसलिए इसको ले आया हूँ कि आपसे इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर आपसे पूछता है कि ई कोड परियोजना कब लागू हुई थी, तो 2007 में लागू हुई थी। ई कोड्स की शुरुआत 2007 में हुई थी और पहला हाई कोर्ट ई कोर्ट कहाँ बना था, हैदराबाद में बना था, ठीक है। अगर किसी भी केस की जानकारी लेनी है आपको तो ई कोर्ट्स की मदद से आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए,
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कृषि सरकार के कृषि सुधारों को उजागर करने के लिए पुटिंग फार्मर्स फर्स्ट नामक पुस्तिका जारी की है। देखिए, जैसे आपको पता होगा, किसान आंदोलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और सरकार भी नहीं मान रही है और किसान भी नहीं हट रहे पीछे। किसान को चाहिए कि पूरा बिल वापस लो, है ना। और सरकार को क्या चाहिए कि सरकार वापस लेने के लिए नहीं तैयार है। वो बोल रही है कि आपको चेंजमेंट कराना है तो आप चेंजमेंट करवा सकते हैं। किसान क्यों अड़े हैं? उनका कहना है कि हमको एमएसपी चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसकी श्योरिटी चाहिए और इसके लिए ये बिल जो है वो हटाने चाहिए। ठीक है, तो इसी को उजागर करने के लिए कि हमने कृषि में कितने सुधार किए, इन सबको उजागर करने के लिए जो सूचना एंड प्रसारण मंत्रालय यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा पुटिंग फार्मर फर्स्ट पुस्तिका जारी की गई। तो आपसे इतना क्वेश्चन पूछेगा, पुटिंग फार्मर्स फर्स्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इसके द्वारा जारी की गई है। ठीक है, चलिए। हाल ही में 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया है। तो आपसे अगर पूछेगा कि ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है, तो 14 दिसंबर को मनाया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो। 2020 युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार पहली बार गैर भारतीय ब्राजील की कैरोलिया अर्जो को दिया गया है। इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जो रामानुजन पुरस्कार है, ये कभी भी मतलब गैर भारतीय को नहीं दिया जाता है। गैर भारतीय मतलब भारत के बाहर की। ठीक है, तो पहली बार भारत के बाहर की दी गई, इनको दिया गया है कैरोलिना अर्जो को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकते हैं कि रामानुजन पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है? तो कैरोलिना अर्जो को दिया गया है। आधार कार्ड की तरह वोटर आईडी कार्ड को भी चुनाव आयोग ने डिजिटल बनाने की योजना बनाई। मतलब आज जैसे आपको इलेक्शन के पहले आपको एक मिलता है कार्ड, है ना, तो आप उसको लेके जाते हो और फिर उसके बाद वहाँ पे जो है वो वोट डालते हो। तो अब ऐसा कि इलेक्शन कमीशन ने इस पर योजना बना रहा है कि आपको डिजिटली ये कार्ड प्रोवाइड करवा दिया जाएगा आपके फ़ोन पे, उसको लेके जाओ, दिखाओ और वोट दे दो। इस तरह से योजना बन रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाल ही में दिल्ली में कोरोना मरीजों में नया म्यूकोरमाइकोसिस इन्फेक्शन दिखा, जो आंखों की रोशनी को ख़त्म करने के लिए ज़्यादा है। एक सेकेंड, पहले एक आप ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा समझ लीजिए। मैं इसको आपको समझा देता हूँ, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में मैंने समझाया, थोड़ा डीप में आपको बता देता हूँ क्या है इसके बारे में सारी चीज़ें। ठीक है, तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए क्या है इसकी चीज़ें। पहली बार कि ये अगर आपसे पूछता है कि गणित के लिए रामानुजन पुरस्कार किसको दिया गया 2020 में, तो कैरोलिना अर्जो को दिया गया, ब्राज़ील की। प्राइज मनी इसकी क्या है, क्या क्या दिया जाता है? तो इसमें कितना दिया जाता है अमाउंट? तो 15,000 डॉलर इसमें प्राइज़ दिया जाता है। विकासशील देशों में मैथमेटिशियन जो होते हैं, विकासशील देशों मतलब जो विकास कर रहे होते हैं, अग्रसर होते हैं उनकी तरफ, विकास की तरफ, उनमें जो मैथमेटिशियन होते हैं उनको दिया जाता है। और पहली बार भारत से बाहर किसी को पर्सन को दिया जा रहा है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है नेशनल मैथमेटिक्स डे किस दिन मनाया जाता है, तो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाल ही में दिल्ली में कोरोना मरीजों को नया म्यूकोरमाइकोसिस इन्फेक्शन दिखा, जो आंखों की रोशनी को खत्म करने में पाया गया सक्षम। देखिए, कोविड के कारण माइक्रोमिसिस कवक जो है वो संक्रमण के मामले में वृद्धि आई। इसका दूसरा नाम अगर आपसे पूछता है म्यूकोरमाइकोसिस इन्फेक्शन जो है उसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम ब्लैक फंगस है। ठीक है, अच्छा, आंखों में धुंधलापन होना और लंग्स में इन्फेक्शन, ये दो चीज़ें बढ़ा दे रहा है। और शुगर कंट्रोल नहीं है जिनका, उनमें ये तेज़ी से बढ़ रहा है। मतलब इसमें क्या होता है, अगर कोविड एक तरह से ब्लैक फंगस इसको जो बोला गया, इसमें क्या होता है, अगर आपको आंखों में धुंधलापन दिख रहा है या लंग्स में आपके इन्फेक्शन जो है वो बढ़ रहा है, तो इसमें किसका हाथ है? म्यूकोरमाइकोसिस, इस तरह का जो कवक है उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। चलिए, 10 राज्यों में एमएसएमई को ई कॉमर्स लाभ लाने के लिए अमेजॉन और सीआईआई के बीच में समझौते किए गए। तो अगर आपसे पूछता है कि सीआईआई का फुल फॉर्म क्या है, तो कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री का फुल फॉर्म है इसका। ठीक है, और इसके अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह का भी पूछ सकता है कि हाल ही में किसने किसने एमएसएमई के लिए लाभ लाने के लिए किसने किसने हस्ताक्षर किए हैं समझौते पर, तो अमेजॉन के साथ हस्ताक्षर हुए। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, किस ई कॉमर्स कंपनी ने सीआईआई के साथ हस्ताक्षर किया है एमएसएमई को लाभार्थियों को लाभ देने के लिए? तो ये कौन होगा? अमेजॉन होगा। ठीक है, चलिए। भारत के 10 लाख लोगों में स्किल डेवलपमेंट का कार्य करेगी और
उदय कोटक। किसके? उदय कोटक सीईओ हैं सीआईआई के, कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री के। चलिए नेक्स्ट, आरबीआई जयपुर में एक स्वचालित के बैंक नोट प्रसंस्करण केंद्र खोलेगा। क्या है भाई? देखिए, आपने कई बार देखा होगा कि आपका नोट फट जाता है, गल जाता है, तो आप उसको बट्टे में चलाते हैं। बट्टे मतलब उसके जैसे 100 का नोट है तो 90 रुपये 80 रुपये इस तरह के में चलाते हैं, जैसे कट फट जाता है नोट। तो ख़राब हुए नोट जो आरबीआई में वापस जाने वाले हैं, उनको लेने और बदलने के लिए नए नोट की जो मशीन लगाई जा रही है वो जयपुर में लगाई जा रही है। आपको नहीं मिलेगा, बैंकों को मिलेगा। मतलब बैंकों में आप जमा करेंगे और बैंकों को एक तरह से एक यूनिट खोली गई है, ठीक है। अब मैं आपको जो चीज़ बताने चला हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई? देखिए, मैं आपको मैप से समझाने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। देखिए, भारत में बैंक नोट प्रेस यानी बैंकों की जो नोटें छपती हैं वो कहाँ छपती हैं? सेलवनी वेस्ट बंगाल, नासिक, मैसूर, हैदराबाद और देवास, ये एमपी में है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो नोट छपते हैं। अच्छा, सिक्कों का खनन कहाँ होता है? तो सिक्कों का खनन आपको ये दिख रहा होगा, मैं आपको जूम कर दूंगा शायद। ये प्रेस हैं, ये जहाँ रेड मार्क्ड है ये प्रेस है। यहाँ पे नोट छपते हैं। और मिंट, जहाँ पे ये मिंट यानी सिक्के ढाले जाते हैं। तो ये आपको ट्रायंगल शेप में दिख रहा होगा, जहाँ जहाँ ट्रायंगल शेप है वहाँ वहाँ यानी सिक्के ढाले जाते हैं, ठीक है। चलिए, हाल ही में 14, ये आपको पढ़ा चुका हूँ मैं, ठीक है, ऊपर। चलिए, अशरफ पटेल को सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 इंडिया 2020 से सम्मानित किया गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 को किसको जो है वो सम्मानित किया गया है, तो किसको सम्मानित किया गया है? अशरफ पटेल को। किसके द्वारा दिया जाता है? तो आदित्य बिरला ग्रुप, ये आपका जो आइडिया वाला है ना, इसी के आदित्य बिरला ग्रुप द्वारा ये दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के जूनियर एशियाई चैंपियन यशवर्धन ने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप यानी आईओएससी के 6वें संस्करण में 10 मीटर एयर राइफल की प्रतियोगिता जीती है। यहाँ पे गोल्ड इनको मिला है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की 189 देशों की सूची में भारत को 131वां स्थान मिला है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूँ मैं। 131वां स्थान किसको मिला है? इंडिया को। इंडिया को। अब मैं आपको थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इस बार भारत की रैंक गिरी है, ठीक है। क्यों गिरी है? 2018 में 130 थी, 2019-20 में 2019 में 129 थी और 2020 में 131वीं हो गई है, यानी 2 पायदान खिसकी है, ठीक है। चलिए, नॉर्वे इसमें फर्स्ट में रहा है, आयरलैंड सेकंड पे और स्विट्जरलैंड थर्ड पे। चाइना के रैंक 85 यानी 85 है। चलिए, तो ये रिपोर्ट किस किस माध्यमों को ध्यान पे रख के निकाली जाती है? तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एवरेज एजुकेशन लेवल और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीएनपी पर एक्टा कैपिटा, इन 3 माध्यमों को ध्यान रख के ये जो है वो रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है कि किस तरह से जीवन जी रहे हैं लोग, प्रति व्यक्ति आय कितनी है और स्कूलिंग जो एक्सपेक्टेशन है वो कितनी है, मतलब कितने तरह से एक एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन सब चीज़ों की जो ग्रोथ होती है वो दिखी जाती है। देन उसके बाद ये रिपोर्ट निकाली जाती है। 189 यानी 189, कितनी? 189 कंट्रीज़ की इसमें ये ग्रोथ जो है वो नापी जाती है। भारत की रैंक क्या है? 131वीं। 2019 की रैंक क्या थी? 129वीं और 2018 में 130 आई थी। नॉर्वे फर्स्ट पे है, ठीक है। चलिए, 1971 में पाक भारत युद्ध के 16 दिसंबर को भारत पाकिस्तान पर विजय के 2020 में 50 वर्ष पूरे हो गए। तो क्या था? स्वर्णिम मनाया जा रहा था। तो अगर आपसे कुछ पूछता है कि स्वर्णिम विजय दिवस कब मनाया गया है, तो 16 दिसंबर 2020 को मनाया गया है। 50 साल पूरे हो गए तो स्वर्णिम मनाया जा रहा है, ठीक है। और 1971 में जो भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ था उसमें उपलक्ष्य मनाया गया है, ठीक है। इसमें भारत की जीत हुई थी और पाकिस्तान हार गया था। इसी से रिलेट करती हुई एक मूवी है द गाजी अटैक। हाँ, अच्छी मूवी है, काफ़ी अच्छी मूवी, मैंने भी देखी है थोड़े दिन पहले। तो उसमें भी कई सारी चीज़ें दिखाई गई हैं युद्ध इन सब से रिलेटेड, ठीक है। चलिए, तो आप अगर आपसे पूछता है कि विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 दिसंबर को मनाया जाता है। स्वर्णिम विजय दिवस इस बार कब मनाया गया? तो 16 दिसंबर 2020 को मनाया गया है, ठीक है। 50 साल पूरे हो गए थे। आंध्र प्रदेश के दिशा अधिनियम की तर्ज पर महाराष्ट्र विधानसभा में शक्ति विधेयक पेश किया गया है। मेरे को सबसे, आज जो मैं करंट पढ़ा रहा हूँ, मेरे को सबसे अच्छा
यही लगा है सबसे अच्छा। शक्ति क्रिमिनल बिल, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बिल की ड्राफ्ट हो रहा है, ड्राफ्ट मतलब ड्राफ्टिंग हो रही है, इस बिल को पारित किया जाएगा जल्दी अगर ड्राफ्टिंग सही से हो गई, ठीक है। अच्छा क्या है ये, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखिए, आप भी बोलोगे कि हाँ अच्छा है। शक्ति बिल टेबल्ड इन महाराष्ट्र असेंबली, प्रोविजन टू हैंग रेप अक्यूज्ड, मतलब रेप के जो अक्यूज्ड होंगे, आरोपी होंगे, उनको सीधे फांसी दे दी जाएगी, ऐसा एक्ट लाने वाला है महाराष्ट्र। ये बहुत अच्छी बात है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऐसा एक्ट लाने वाली है। और यहाँ तक कि ये रेप अक्यूज्ड पे नहीं, ये अगर एसिड अटैक कोई करता है, अगर प्रूफ हो जाता है, तो उसको भी सीधे फांसी दे दी जाएगी। बहुत अच्छा है, इनिशिएटिव है। और पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही लागू होने की कगार पे है, मैं आपको आगे बताऊंगा न्यूज़ पे, मतलब करंट की ये जो वीडियो है इस पे बताऊंगा आगे। नेक्स्ट, हाल ही में सतत पर्वत विकास शिखर समिट का 9वां संस्करण वर्चुअल तरीके से उत्तराखंड में आयोजित किया गया। क्या है भाई, तो ये 9वां संस्करण, अगर आपसे पूछता है सतत विकास पर शिखर समिट का कौन सा संस्करण अभी उत्तराखंड में आयोजित हुआ है, तो 9वां हुआ है। कहाँ आयोजित हुआ है, तो उत्तराखंड में हुआ है, और वर्चुअली यानी वेबिनार हुआ है, देख सकते हैं आप, ठीक है, कोविड की वजह से। ये आप यह सारी चीज़ें देख सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने पृथ्वी के 2020 के यंग चैंपियंस के रूप में 7 गतिशील पर्यावरणविदों को नामित किया है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं फोटो में, ये 6 हैं, शायद 6 ही लोग हैं, 6 लोग हैं, यहाँ पे 7 लिख गया है, ये 6 लोग हैं। इन 6 लोगों को कि इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में काफ़ी अच्छे योगदान दिया है, तो इसलिए गतिशील लोग हैं, पर्यावरणविद हैं, ठीक है, इन्वायरमेंटिस्ट है, तो इसलिए इनको जो है वो यंग चैंपियंस का जो है वो नामित किया गया है अवार्ड के लिए, ठीक है। चलिए 5 श्रेणियों में जो प्रस्तुत किया गया कि जीवन भर सफलता, प्रेरणा और क्रिया, नीति, नेतृत्व, उद्यमी विजन और विज्ञान और नवाचार। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। चलिए, भारत का पहला समुद्री थिएटर कमांड अगले वर्ष 2021 तक शुरू किए जाने की योजना है। क्या है भाई, ये भारत का पहली मैरीटाइम थिएटर कमांड 2021 में, जहां भारत की सारी सर्विसेज कम्युनिकेट करती हैं, यानी नेवी, एयरफोर्स और आर्मी जिस एक जगह पे कम्युनिकेट करे, वो कमांड जो समुद्री थिएटर कमांड है वो 2021 में शुरू की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश सरकार ने वाईएसआर मुफ्त फसल बीमा योजना शुरू की। आंध्र प्रदेश सरकार इस बार भी वीडियो में फीचर कर दी गई है, और हर बार की तरह इस बार भी ये आई है, क्योंकि हर बार मैं वीडियो जब भी बनाता हूँ हाल ही मतलब कि ऐसा ही कोई वीडियो होगा जिसमें छूटी हो, मतलब हर वीडियो में इनकी कोई ना कोई योजना लॉन्च हो रही होती है। और ये देख सकते हैं आप, जगनमोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं, और यहाँ पे मुफ्त फसल बीमा योजना जो है वो शुरू कर दी गई है। क्या होगा इसमें, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने कृषि सीजन 2019 के बीमा दावों में 9.48 यानी 9.48 लाख किसानों को बैंक खातों में वाईएसआर की फ्री फसल बीमा योजना की शुरू की। 1252 करोड़ रुपए जमा किए। पिछली सरकार ने बीमा प्रीमियम के भुगतान में के लिए 3 साल के लिए 1 तक प्रतिवर्ष औसतन 393 करोड़ खर्च किए, जबकि किसानों ने 1 साल में 290 करोड़ का भुगतान किया, ठीक है। 2016 के और 19 के दौरान लगभग 20 लाख किसानों को योजना के तहत कवर किया गया। भारतीय गुणवत्ता परिषद ने हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसी के लिए मान्यता योजना की शुरुआत की। क्या है भाई ये मान्यता योजना, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। मतलब देखिए, एक तरह की स्वच्छता के ऊपर रेटिंग ऑडिट एजेंसी का अनुमोदन के लिए योजना शुरू की गई है फसाई द्वारा। फसाई क्या है भाई, आपको पता होगा, ये मार्क आप देखते होंगे खाने पीने की चीज़ों में लगा रहता है ना। अच्छा, इसमें क्या होगा, देखिए ये जो टीम है इनकी, ये जाएगी अलग अलग रेस्टोरेंट में, मतलब आप भी उन्हें अपने रेस्टोरेंट में बुला सकते हैं, वहाँ पे जाके हाइजीन के और भी कई तरह के फीचर देखेगी और उनको रेटिंग प्रोवाइड करेगी उनकी हाइजीन पे, मतलब स्वच्छता कैसी है और रेस्टोरेंट में खाने की कैसी क्वालिटी है, इन सब चीज़ों में रेटिंग प्रोवाइड करवाएगी। और रेटिंग से क्या होगा, जितनी अच्छी रेटिंग उतनी ज़्यादा कस्टमर्स। तो ये सारी एक अलग तरीके की योजना जो है वो स्टार्ट की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात, ये आ गई आपकी न्यूज़, प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के कच्छ में दुनिया के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का शिलान्यास किया। मैंने आपको फर्स्ट ही पढ़ाई थी, मैंने आपको बोला था नीचे आएगा, मतलब पहले लॉन्च की योजना का शिलान्यास करने की न्यूज़ आई थी, देन उसके बाद शिलान्यास कर दिया गया, ठीक है। चलिए, बिहार की ये देखिए दूसरी भी आ गई आपकी, बिहार के पहला 3 दिवसीय प्रवासी पक्षी उत्सव भागलपुर में संपन्न हो गया है, ठीक है। चलिए,
ये मैं आपको दे दूंगा तो आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन नए साल के जश्न में लोसर उत्सव मनाया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं लोसर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है या किस केंद्र शासित राज्य में मनाया जा सकता है, तो लेह में मनाया जाता है। अच्छा, किस दिन मनाया गया है? तो 15 दिसंबर को मनाया गया है, ठीक है। और ये लेह के बाद अरुणाचल प्रदेश में ही मनाया जाता है न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए, मतलब नए साल के जो सेलिब्रेशन होता है, उत्सव होता है, उसके ऊपर में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डाक विभाग और भारत पोस्ट पेमेंट बैंक के नए डिजिटल भुगतान ऐप डाक पे का अनावरण किया था। अगर आपसे पूछता है कि डाक पे किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो भारत पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा लॉन्च की गई है डिजिटल भुगतान के लिए। जैसे हम लोगों का ऐप नहीं होता है कि ऐप से पेमेंट करते हैं, उस तरह से डाक पे को भी शुरू किया गया है, ठीक है। चलिए, भारत ने पड़ोसी प्रथम नीति के तहत बांग्लादेश के साथ 5वीं रेल लाइन हल्दीबारी से चिल्हाटी की योजना शुरू की है। क्या है भाई इसमें? तो हाल ही में भारत ने 55 साल बाद क्यों? क्योंकि पहले ये चलती थी, ठीक है, उसके बाद बंद हो गई शायद, और फिर से ये चलाई जा रही है। कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो वेस्ट बंगाल हल्दीबारी से बांग्लादेश के चिल्हट तक, यानी बंगाल से और ये बांग्लादेश तक रेल लाइन जो बिछी है वो चलेगी। ये 55 साल से बंद थी, 1965 से बंद थी, जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तब से ये बंद पड़ी थी, और वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश को जोड़ती अभी फिर से चलेगी रेल लाइन, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन आपसे क्या पूछेंगे कि हाल ही में प्रथम पड़ोस नीति के दौरान किस देश से बंगाल से किस देश के बीच में रेल लाइन हल्दीबारी चिल्हाटी योजना शुरू की, रेल लाइन शुरू की? तो आप वहाँ पे वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश कर सकते हैं, ठीक है। और भी कई तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोरोना के कारण सरकार संसद के सही सत्रों को अगले साल बजट सत्र के साथ करवाएगी। मतलब इस बात का जो शीर्ष सत्र था, एक तरह से मैं आपको दिखा दूं कि 3 सेशन होते हैं हमारे यहाँ, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। तो इस बार का जो विंटर सेशन है वो रोक दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है, और इसको बजट सेशन के साथ गवर्नमेंट जो है वो मनाए, मतलब करेगी, ठीक है। ये बोला गया है कोविड के दौरान चल नहीं सकती, ये इसलिए बोला गया है, और इसलिए कब मनाया जाएगा? ये मनाया जाएगा बजट सत्र के साथ, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ बजट सत्र कब मनाया जाता है। जनवरी से अप्रैल के बीच में मनाया जाता है। द सेशन विटनेस द इंट्रोडक्शन ऑफ बजट बाय फाइनेंस मिनिस्टर, जो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बजट पेश किया जाता है उसमें ये बजट सेशन होता है। मानसून सेशन क्या कब से होता है? तो जुलाई से सितंबर के बीच होता है। इसमें क्या होता है? दिस सेशन इज डेडिकेटेड फॉर डिस्कशन ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, कि पब्लिक इंटरेस्ट में क्या मैटर्स हो सकते हैं, कितने हम अच्छी योजनाएं शुरू कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात होती है मानसून सेशन में। विंटर सेशन में क्या होता है? इट इज़ कंडक्टेड फ्रॉम दिसंबर टू जनवरी, दिस इज द शॉर्टेस्ट सेशन, ये सबसे छोटा सेशन होता है, और इसमें बातचीत भी होती है कि किस तरह क्या क्या योजनाएं चलानी चाहिए, किस विपक्ष भी बात करता है। तो इस बार का ये रद्द कर दिया गया है। हालांकि किसान लोग भी बहुत परेशान हैं। आप इस लॉजिक पे मत मैं आपको नॉर्मल समझाने की कोशिश कर रहा था। चलिए नेक्स्ट, इसरो ने भारत में अंतरिक्ष गतिविधियों के नियंत्रण के लिए समर्पित केंद्र नेत्रा स्थापित किया गया है। नेत्रा स्थापित किया है, ठीक है। आप यहाँ पे पढ़ लीजिए नेत्रा के से। नेत्रा स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस के लिए नेटवर्क है। इस परियोजना का उद्देश्य भारत की अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की निगरानी करना और ट्रैक करना, उनकी सुरक्षा करना है, ठीक है। बस इतना पूछा कि नेत्रा किसके द्वारा लॉन्च किया है, तो डीआरडीओ गए। हाल ही में पाकिस्तान ने यौन अपराधियों के लिए रासायनिक पृथक्करण केमिकल कैस्ट्रक्शन के लिए अध्यादेश पारित किया गया है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, और ये पाकिस्तान ने भी अप्लाई कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट, गुजरात सरकार ने किसानों व नागरिकों की से ज़मीन हड़पने में मामले में 14 साल की जेल का कानून बनाया कि अगर गुजरात सरकार ने ये कानून पारित किया है कि अगर किसानों से उनकी ज़मीन कोई हड़पता है, अगर इसकी कंप्लेन होती है तो उसको 14 साल की जेल हो जाएगी। ये कानून बन चुका है कहाँ पे? गुजरात में। नेक्स्ट, रूस पर 2 साल के लिए ओलंपिक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेलों में अपने नाम झंडे के उपयोग का प्रतिबंध लगाया। मतलब रशिया में अगर ओलंपिक्स में या अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जाते हैं रशिया के लोग, रशिया के प्लेयर्स जो होते हैं, तो ना वो अपने नाम शो कर सकते हैं, मतलब उनके नाम की टी शर्ट वो नहीं पहन सकते, और ना ही अपने नाम का झंडा, जो अपने देश का झंडा है, वो फहरा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अभी हाल ही में डोपिंग एजेंसी, जो वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी है, उसने 2019 में इनके ऊपर आरोप लगाए थे, और 4 साल के लिए इनको जो है वो सस्पेंड कर दिया गया था कि आप डोपिंग के मामले में दोषी पाए गए हैं, आप कहीं पे ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, ठीक है। तेलंगाना का नेहरू जूलॉजिकल पार्क ISO प्रमाणीकरण प्राप्त करने वाला देश का पहला चिड़ियाघर बना है। और आपसे पूछता है इस ISO सर्टिफाइड पहला जू कौन सा है भारत का? तो नेहरू जूलॉजिकल पार्क है। कहाँ है? हैदराबाद में, तेलंगाना में, ठीक है। चलिए
अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2020 का विषय मानव गतिशीलता को फिर से जीवंत करना रहा। मतलब इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे की थीम क्या रही इस बार? तो इस बार थीम क्या रही? मानव गतिशीलता को फिर से जीवंत करना। ठीक है, ये और किस दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे? 18 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। ठीक, चलिए ये रही आपकी रिमेंगिंग ह्यूमन मोबिलिटी, ये आपकी थीम रही। ठीक है, चलिए हाल ही में 19 दिसंबर को पुर्तगालियों से गोवा की आज़ादी की गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। ये बहुत बड़ी स्टोरी है, मैं आपको फिर कभी समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अभी आपको नॉर्मली ये समझना है कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया। तो 19 दिसंबर को मनाया गया। इन दिन पुर्तगालियों से गोवा को आज़ाद करवाया गया था। ठीक है, गोवा पहले आज़ाद नहीं था। चलिए नेक्स्ट, खेल मंत्रालय ने योगासन को भारत में प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता दी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किस भारत हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा योगासन को प्रतिस्पर्धा खेल के रूप में प्रदान मान्यता दी गई, तो खेल मंत्रालय द्वारा दी गई। अगर आपसे क्वेश्चन घुमा पूछता है कि खेल मंत्रालय ने किस इनमें से किस खेल को प्रतिस्पर्धा के रूप में मान्यता दी है, तो योगासन को दी है। ठीक है, भारतीय और इंडोनेशिया नौसेना के बीच कॉर्पेट का अभ्यास 35वां संस्करण आयोजित किया गया। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत सरकार ने मौजूदा बांधों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए विश्व बैंक के साथ 250 मिलियन के डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। मतलब भारत में जितने ही बांध है उनको अच्छे तरीके से डेवलप किया जाएगा, है ना, उनके ऊपर अच्छे से काम किया जाएगा। जो भी डैम है इसके लिए क्या किया गया? वर्ल्ड बैंक से लोन लिया गया। ठीक है, चलिए ये देखिए आपको थोड़ा समझा देता हूँ। मौजूदा बांधों के प्रदर्शन में सुधार लाने और उनकी सुरक्षा में सुधार के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पूर्वोत्तर भारत का पहला कांच का पुल बिहार के राजगीर शहर में खोला गया। आपसे पूछा अगर पूछेगा कि पहला कांच का पुल कहाँ बनाया गया, तो राजगीर में, जो कि बिहार में, वहाँ पे बनाया गया। ठीक है, ये एक तरह से टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस यानी माइनॉरिटीज़ राइट डे किस दिन मनाया गया? 18 दिसंबर को मनाया गया। इम्पॉर्टेंट है। कब शुरू किया गया था? तो 1992 में यूएन के द्वारा 1992 में यूएन के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, और इसमें भाषा, धर्म और नस्ल के आधार पर तय करते हैं ये जो माइनॉरिटी डे है। और भारत में माइनॉरिटी एक्ट 1992 के तहत केंद्र सरकार के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, अल्पसंख्यक। बृहस्पति और शनि ग्रह में 400 साल बाद सौर संयोग क्रिसमस स्टार घटना का निर्माण हुआ। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कितने साल बाद हुआ, तो 400 साल बाद हुआ। किन किन ग्रहों के बीच हुआ, तो बृहस्पति और शनि ग्रहों के बीच में हुआ था। और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी करी गई थी। मैंने भी लाइव स्ट्रीमिंग इसकी देखी थी। ठीक है, तो अगर आप नहीं देख सकते हो, तो नहीं देखा है, तो आप ये सर्च कर लीजिएगा, कंजंक्शन टू द टेस्ट ऑफ कॉमेट सेस्मिक थ्योरी, इस तरह से सर्च कर लीजिएगा। या आप ये देख लीजिएगा कि कंजंक्शन, ठीक है, कंजंक्शन करिएगा, कंजंक्शन, और इस तरह से सर्च कर लीजिएगा आपका बृहस्पति और शनि ग्रह। मतलब आप डीडी न्यूज़ में भी देख सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे चैनल हैं जिन पे ये चलाया गया था लाइव। विनिवेशीकरण की प्रक्रिया में भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम की 53% हिस्सेदारी भेजेगी। भाई बेचा जा रहा है बीपीसीएल भी। ठीक है, और प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। बीपीसीएल के पास करीब 7.3 करोड़ एलपीजी ग्राहक हैं। बीपीसीएल के संभावित खरीदारों की वेदांता का नाम भी शामिल है। वेदांता ग्रुप इसमें लिस्ट में है, जिसकी बोली लगा सकता है। सरकार पर सब्सिडी का 27,000 करोड़ रुपया बकाया है। ठीक है, तो ये अभी 53% हिस्सेदारी जो है वो बेच रही है गवर्नमेंट। अच्छा, तेल मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान। संचार नेटवर्क की सुरक्षा कड़ी करने के लिए भारत सरकार ने दूरसंचार कंपनियों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं। ये कौन है भाई? प्रकाश जावड़ेकर हैं और रविशंकर प्रसाद जी हैं। इन ऑर्डर द मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ सप्लाई चेन, गवर्नमेंट विल डिक्लेयर अ लिस्ट ऑफ ट्रस्टेड सोर्सेज एंड प्रोडक्ट्स ऑफ टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूरसंचार के लिए जो है वो सुरक्षा संबंधी जो कुछ क्या था, हाँ, निर्देश जो है वो इंस्ट्रक्शन जारी किए गए। नेक्स्ट, हाल ही में सिंगापुर के हॉकर संस्कृति को यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया। इम्पॉर्टेंट है।
अच्छा, हॉकर क्या है भाई? देखिए, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये रेस्टोरेंट है और इनके बाहर जो स्पेस है वहाँ पे लोग बैठ के खा रहे हैं। मतलब किसी भी रेस्टोरेंट से आप कुछ भी लो, शॉर्ट जो शॉप्स हैं उनमें से लेके और बाहर खाओ। तो इस तरह की जो संस्कृति है इसको हॉकर संस्कृति बोलते हैं, और सिंगापुर में सबसे पहले ये संस्कृति आई थी। देन उसके बाद कॉपी करने लगे, आपको पता ही, कॉपी पेस्ट वाला ऑप्शन इनेबल है, तो उसको जो भी कोई भी चीज़ अच्छी लगी तो उसको कॉपी किया, देन उसके बाद पेस्ट कर लिया, तो ये सारी चीज़ें शुरू हो गई। लेकिन हॉकर संस्कृति अगर स्टार्टिंग में मानी जाए तो ये किसके द्वारा लाई गई थी? तो ये सिंगापुर के द्वारा लाई गई थी। तो इसके लिए इसको यूनेस्को द्वारा मान्यता मिली है। ठीक है, चलिए। अच्छा, यूनेस्को की लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर ऑफ प्रैक्टिस, इंडिया में क्या है भाई? इंडिया में किस किस चीज़ को दी गई? तो रामलीला, कुंभ मेला, चाहू डांस, वैदिक चैंटिंग, यानी जो हम ओम मतलब चैंटिंग करते हैं, ठीक है, और कोडियट्टम, रम्मम, और मुदियट्टू, कालबेलिया, और इस तरह से और भी आप देख सकते हैं। योगा को भी दिया गया है ना। चलिए, हाल ही में जारी मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत 111वें स्थान पर रहा। जो आपका ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स है 2020, उसमें कितनी 162 कंट्रीज़ के बीच में इंडिया अब 111वीं रैंक पर रहा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए। किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है ये ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स? तो फ्रेजर इंस्टीट्यूट जो कनाडा में है उसके द्वारा ये जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए। हाल ही में कांग्रेस पार्टी के मुख्य सूत्रधार नेता मोतीलाल वोरा का निधन हो गया है। और आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में नेता मोतीलाल वोरा जी का निधन हुआ है, किस फील्ड से रिलेटेड थे? तो ये पॉलिटिशियन थे, पॉलिटिक्स से रिलेटेड थे, और किस पार्टी में भी पूछ सकता है, तो कांग्रेस पार्टी से थे। ये 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे थे। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर को एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष चुना गया। ठीक है, चलिए। इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछता है कि एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनिट का वाइस प्रेसिडेंट इनमें से किसको चुना गया है, और ऑप्शन देता है आपको, तो वहाँ पे शशि शेखर आपको टिक करना है। देन आप चाहे वो उस क्वेश्चन को करेक्ट कर चुके होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट। प्रधानमंत्री मेरे को लग रहा है वीडियो बड़ी हो गई है। कितनी बड़ी हो गई है? 1 घंटे 25 मिनट। मैं जल्दी से शॉर्ट में इसको निपटाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, प्रधानमंत्री मोदी को भारत अमेरिका राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए अमेरिका के सर्वोच्च सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। लीजन ऑफ मेरिट, ये आपको अमेरिका का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये मेडल किस तरह का। ये है मेडल आपका, ये मेडल रहा, और ये रहे दोनों देशों के प्रतिनिधि, और दिया गया है। यहाँ मतलब मोदी जी नहीं गए थे लेने, इनको मिल गया है। ठीक है, फिलहाल मोदी जी को ही मिला है, ये मत बोलने लगेगा। चलिए, और क्या है, मतलब क्वाड मेंबर्स को ये सम्मान मिला है। किसको किसको मिला है ये सम्मान? इंडिया को, जापान को, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, और जापान में शिंजो आबे। ये कौन थे? क्वाड जो है उसके जो ये एक तरह से अवधारणा, मतलब क्वाड की शुरुआत इन्होंने की थी, तो इनको मिला है। ठीक है, चलिए। और क्वाड में क्या होता है? तो रणनीतिक वार्ता चलती रहती है, मतलब किस तरह से ऐसी रणनीति बनाए कि बाकी देशों में व्यापार अच्छा हो, और बहुत सारी चीज़ें, इस तरह की बातें जो है वो क्वाड में होती हैं। रूस व अमेरिका के बीच भारत एडवांस हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटीज़ स्थापित करने वाला तीसरा देश बना है। उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन हैदराबाद में हुआ है। क्या है भाई ये टनल? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए, पवन सुरंगी, एक सेकेंड। पवन सुरंगें बड़ी ट्यूब होती हैं जिसके माध्यम से हवा बहती है। ठीक है, ये सुरंगें किसी वस्तु के चारों ओर से हवा ले जाती हैं, जिसे ऐसा लगता है कि वस्तु हवा वास्तव में उड़ रही है। ये हवा माध्यम में उड़ने वाली किसी वस्तु को क्रियाओं को दोहराते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मॉडल है इसका। चलिए नेक्स्ट। भारत सरकार ने सागरमाला परियोजना के तहत अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए नए मार्गों की पहचान की है। तो आपको मैं बता दूं कि 1947 से 2016 तक 5 नेशनल वाटर वेज थे, और अभी भारत ने 106 बने, मतलब 2016 के बाद तो 106 बने हैं नेशनल वाटर वे, मतलब जिससे भारत में सामान आता जाता है, और रास्ते हैं। प्रयागराज से हल्दिया के बीच पहला वाटर वे बना था, आपको ये याद रखना चाहिए। आपको ये कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी। अगर आपको कोई चीज़ में डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको सॉल्यूशन के साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए।
मतलब एक तरह से आप ये समझिए कि भारत में पानी के माध्यम से जो भी सामान आया जाता है तो वाटरवेज में ही आता है, मतलब वो पानी के माध्यम से ही आता है। तो 1947 से 2016 तक 5 नेशनल वाटरवेज थे, लेकिन 2016 के बाद 106 नए बने हैं। तो भारत सरकार ने सागरमाला परियोजना के तहत अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए नए मार्गों की पहचान की है, इन्हीं नए मार्गों की पहचान की है। ठीक है, चलिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए नए नियमों के तहत उचित बिजली आपूर्ति को उपभोक्ता अधिकार में शामिल किया। मतलब ये कंज्यूमर राइट के अंदर बिजली भी आ गई है। ठीक है, तो अब मतलब हम लोगों को ये राइट रहेगा कि बिजली के बारे में देश भर में विद्युत वितरण कंपनी डिस्कॉम का एक अधिकार है, चाहे सरकारी या निजी हो। उपभोक्ता के पास कोई विकल्प नहीं होता है, इसलिए ये आवश्यक है कि उपभोक्ता अधिकारों को नियमों में रखा जाए। मतलब हम लोगों के पास राइट होगा कि हम लोग बिजली के मामले में भी बोल सकते हैं कि भाई हमें 24 आवर्स बिजली मिलनी चाहिए या हमें बिजली इस दाम पे मिलनी चाहिए। मतलब ये हमारा राइट बन चुका है अब। ठीक है, चलिए। हाल ही में प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती उपलक्ष्य में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। कब मनाया गया है? 22 दिसंबर को। ठीक है, 1887 से ये शुरू किया गया था, जो 2011 में घोषणा हुई थी मनमोहन सिंह के द्वारा कि ये राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये मनाया जाता है 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को। ठीक है, और 1887 में इनका जन्म हुआ था, तो इसीलिए इसी दिन मनाया जाता है। बहुत बड़े गणितज्ञ थे। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2020 का एसोचैम शताब्दी पुरस्कार रतन टाटा को दिया गया। एसोचैम क्या है भाई? देखिए, एसोचैम इंडस्ट्रीज़ का एक यूनियन होता है। आपको पता होगा कि बहुत सारे यूनियंस होते हैं, अलग अलग एक तरह से आप संगठन होते हैं जो अलग अलग ग्रुप्स की हेल्प करते हैं, है ना। तो और नेता होते हैं कि उनकी मांगे उठाते रहते हैं, इसीलिए इसी तरह इंडस्ट्रीज़ का एक यूनियन होता है, मतलब तो वो एसोचैम होता है। एसोचैम मतलब एसोसिएटेड चेंबर ऑफ कॉमर्स, और ये एक नहीं कई तरह के, मतलब 2-3 ठो हैं। और इसी में एक जो बड़ा मेंबर है जो एसोचैम है, उसने रतन टाटा को शताब्दी पुरस्कार जो है वो 2020 जो है वो दिया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। द एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया is one of the apex trade association of India. The organization represents the interest of trade and commerce in India and acts at interface between industry, government and other relevant stakeholders on policies, issue and initiative. ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों पर अंकुश लगाने के लिए वाटरशेड अभियान शुरू किया। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि गुजरात सरकार ने कहा है कि ज़मीनों पर जो कोई नियंत्रण करना चाहेगा, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि भूमि संबंधी विवाद जो भी हैं वो 15 दिसंबर से 30 दिसंबर तक तहसील दिवस में मतलब सुलझाए जाएंगे। इसी से रिलेटेड वाटरशेड अभियान इन्होंने शुरू किया है। ठीक है, पर्यावरण मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की आबादी 7,910 के से बढ़कर 12,852 हो गई है। तो ये पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा हाल ही रिपोर्ट जारी हुई, इसमें तेंदुओं की आबादी 60% बढ़ी है। ठीक है, तो 2018 के आंकड़ों की कंपैरिजन में ये बढ़ी है, और ये इंपॉर्टेंट हो सकती है, आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन ही पूछ सकता है। 23 दिसंबर को किसके याद में मनाया जाता है, किसकी जयंती में मनाया जाता है? तो चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाया जाता है। ये कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, और इनके चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है जो लखनऊ में है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी भी है जो कि मेरठ में है। ठीक है, इनसे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पे मैंने आपको दे दिया, मैं आपको जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा आगे मतलब आपको बता रहा हूँ। ठीक है, भारत सरकार ने ग्रीन हाईवे विकसित करने के लिए विश्व बैंक के साथ $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। एक तरह का लोन है। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने ग्रीन हाईवेज को विकसित करने के लिए वर्ल्ड बैंक से $500 मिलियन के ऋण का समझौता किया है। नए हाईवे को जो नए हाईवे होते हैं जितने भी, जैसे पुराने हाईवे हो गए उन पर काम हुआ या कंस्ट्रक्शन हुआ, तो वो ग्रीन हाईवे नहीं, ग्रीन हाईवे वही बोले जाते हैं जो नए हाईवे का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाल ही में MPEAT द्वारा भारत के पहले समुद्री किसान खेती के लिए कॉल सेंटर का उद्घाटन विजयवाड़ा में किया गया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है कि एक्वा फार्म्स कॉल सेंटर का उद्घाटन जो है वो किसी तरह की भी प्रॉब्लम होगी तो इससे ये समझ जाएंगे। कोची में मुख्यालय वाले समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक्वा फार्म्स की एक बहुभाषी कॉल सेंटर शुरू की है जो उनके तकनीकी मुद्दों को संबोधित करेगा। ठीक है, कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो उसमें वो
आप उन प्रॉब्लम का हल देख सकते हैं। गुजरात के वडोदरा शहर का नगर पालिका बॉन्ड के माध्यम से धन जुटाएगा। जैसे मैंने आपको शायद कुछ प्रीवियस वीडियो में, ये शायद नवंबर की वीडियो, तो नवंबर की वीडियो में आपकी करंट की अभी तक नहीं दे पाया, उसके लिए आई एम सो सॉरी। और बड़ोदरा नगर निगम के जो गुजरात का बड़ौदा है, उसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वडोदरा सिटी द्वारा जो है वो बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। बॉन्ड क्या होता है भाई? देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड अलग होता है और इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में अभी आपको बताऊंगा। और इसमें जो है वो बॉन्ड निकाले जाएंगे। जैसे आपको शेयर्स पता होगा, शेयर्स मैंने कई बार समझाने की कोशिश की है। तो एक शेयर्स जारी किए जाएंगे एक तरह से इनके, जिसमें इन्होंने बड़ोदरा वालों ने कहा, मतलब नगर निगम वालों ने कहा है कि 85% की गारंटी है कि 85% सॉरी 8.5% का रिटर्न देंगे, गारंटेड रिटर्न। म्यूनसिपल बॉन्ड के नाम से ये बॉन्ड जारी होगा, ठीक है। केंद्रीय सूचना आयोग ने राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले चंदे की बारे में जानकारी देने से इनकार कर दिया। मतलब अब क्या होगा, ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, चुनाव पार्टी, किसी भी चुनावी पार्टी को चंदा देने के लिए आपको बॉन्ड खरीदना पड़ता है, यही बॉन्ड इलेक्टोरल बॉन्ड कहलाता है। चलिए, तो केंद्रीय सूचना आयोग यानी हाँ, केंद्रीय सूचना आयोग ने ये मना कर दिया है कि अब, पहले क्या होता था कि आप ये पता आरटीआई दायर करके आप पता लगा सकते थे कि आपकी सूचना अधिकार का ये है प्रोसीजर कि आपको पता लगा सकते हैं कि किस पार्टी को किसने भी चंदा दिया है। लेकिन अब इन्होंने मना कर दिया है कि आप ये नहीं जान सकते, ये पब्लिक हित में नहीं है कि किस पार्टी ने किस पर्सन ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है। अच्छा, और चीज़ें आप समझ लीजिए कि इन्हें जारी कौन करता है। तो ये जो बॉन्ड होते हैं, जैसे सपोज करिए आपको किसी भी एक पर्टिकुलर पार्टी को, जैसे ए पार्टी हो गई, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी, डी पार्टी, मैं नाम नहीं लूँगा, है ना। चलिए, तो अगर मेरा मन है कि मैं ए पार्टी में चंदा दूँ, तो मैं चंदा ऐसे तो दे नहीं सकता कि भाई ये लो 10,000 रुपये, ये लो 20,000 रुपये, ये 50,000 रुपये, ऐसे नहीं। मेरे को अगर इनको चंदा देना है तो मेरे को जाना पड़ेगा एसबीआई बैंक, और वहाँ से मेरे को बॉन्ड खरीदना पड़ेगा। बॉन्ड में मैं अपनी इनपुट भरूंगा और अमाउंट लगाऊंगा और वो बैंक को दे दूंगा, ठीक है। तो वो हो गया मेरा बॉन्ड, और वो बॉन्ड जाके इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में इनके खाते में जुड़ जाएगा, ए पार्टी के खाते में, ठीक है। और जैसे मेरा मन है कि ए बी सी डी सबको दूँ, तो सबको भी दे सकता हूँ। और किसी का मन है, किसी कोई बी को दे रहा है, कोई सी को दे रहा है, तो इनकी जानकारी पहले क्या थी, इनकी जानकारी हम ले सकते थे। जैसे आप पता करना है कि मैंने किस पार्टी को चंदा दिया है, तो आप ये पता कर सकते थे। लेकिन अभी ये मना कर दिया गया है कि कोई भी ये नहीं जान सकता कि किस पार्टी को कितना कितना चंदा दिया है। अच्छा, बॉन्ड कितने, जैसे आपको पता होगा, जैसे 1,000 का नोट, 2,000 का नोट, 1,000 का तो बंद हो गया, 2,000 का नोट, 500 का नोट। तो बॉन्ड क्या है कि 1,000 रुपये का बॉन्ड, 10,000 का बॉन्ड, 1,00,000 का बॉन्ड, 10 लाख का, 1 करोड़ का, और 10 करोड़ का, इतने तरह के बॉन्ड होते हैं। अगर किसी को 10 करोड़ का बॉन्ड देना है, मतलब चंदा देना है, तो 10 करोड़ वाला बॉन्ड लेगा, फिल करेगा, देन एसबीआई में सबमिट कर देगा। वो 10 करोड़ चंदा जिस पार्टी को जाना होगा उसको चला जाएगा। तो ये है, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये मनाही की है कि अब ये किसी को नहीं दिया जाएगा, मतलब ये जानकारी किसी को नहीं दी जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? यशवर्धन सिन्हा है, ठीक है। नेक्स्ट, असम सरकार ने बोडो भाषा को राज्य की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए विधेयक पास किया है। अभी ये विधेयक ही पास किया है, जब ये आ जाएगा और तो मैं आपको इसके बारे में, जैसे अभी मैंने बताया प्रवासी पक्षी दिवस और इलेक्ट्रिसिटी वाला मैंने बताया ना, गुजरात सरकार ने जो कच्छ में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, वैसे ही ये अभी है कि विधेयक पारित हुआ, मतलब पास हुआ है। और जैसे ही ये एक्ट बन जाएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। असम ने बोडो को आधिकारिक भाषा के लिए विधेयक पारित कर दिया है। आर्टिकल 343 के तहत भाषा की ऑफिशियल, भारत की भाषा जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है, ठीक है। असम में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है? तो असमिया बोली जाती है, बंगाली बोली जाती है और बोडो बोली जाती है, ठीक है। संसदीय कार्य प्रणाली की भाषा कौन कौन सी है? मतलब संसद में जो कार्य प्रणाली चलती है, जो वर्क होता है, वो किन किन भाषाओं में होता है? तो इंग्लिश और हिंदी में होता है। और अनुसूचित 8वीं अनुसूची में जो कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं। और इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। जो 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, उनमें इंग्लिश कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारत सरकार ने डीटीएच प्रसारण सेवा में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई को अनुमति दे दी है। मतलब डीटीएच सेवाओं में एफडीआई भी अब बाहर से भी कोई निवेश कर सकता है। मतलब बाहर से कोई भी कंपनी आएगी और ख़रीद सकती है। मतलब जैसे एयरटेल हो गया, मेरे को इतना तो नहीं पता है कि कौन सी कंपनी किसकी है, एयरटेल वगैरह किसकी है, लेकिन मैं आपको इतना बता सकूँ कि ये अब एफडीआई की अनुमति मिल गई है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। चलिए,
ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि सैटेलाइट कौन कौन सी यूज्ड बाय डीटीएच ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर कौन सी सैटेलाइट यूज़ करता है। तो टाटा स्काई के लिए अलग से सैटेलाइट है इनसेट 4A, टाटा स्काई फ्यूचर यूज़ के लिए जीसैट 10, टीडी फ्री डिश के लिए सैट 4B जो सैटेलाइट है जो आकाश में है, रिलायंस डिजिटल टीवी के लिए ये है इनसेट, ठीक है। वीडियोकॉन, एयरटेल इस तरह की हैं, मतलब जो भी शो आप देखिए, आपको लगता होगा कि जैसे शो शूट हो रहा है वैसे ही आ जाता है हमारे टीवी पे, नहीं, ये पहले सैटेलाइट पे अपलोड होता है और सैटेलाइट से आपके टीवी पे आता है, ठीक है। हाल ही में भारतीय मूल के भरत राममूर्ति को जोए बिडेन के नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में शामिल किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये भारतीय मूल के हैं, ठीक है, और इनको नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल ऑफ जो बिडेन की काउंसिल है उसमें शामिल किए गए। और इसमें क्या होगा, इस काउंसिल में क्या होगा, देखिए ये केयर्स एक्ट मैंने आपको की पॉइंट में हाईलाइट किया था ना, ये कोरोना वायरस एड रिलीफ एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी एक्ट है। इस एक्ट के ऊपर ये काम करेंगे कौन, भरत राम मूर्ति, ठीक है। अच्छा, इसमें होगा क्या, देखिए $2.3 ट्रिलियन बांटे गए हैं लोगों को। किस तरह से बांटे जाएंगे, तो लार्ज कॉरपोरेशंस के थ्रू और इंडिविजुअल के थ्रू, स्मॉल बिजनेसेस के थ्रू, ठीक है, पब्लिक हेल्थ के थ्रू, स्टेट और लॉयल गवर्नमेंट और एजुकेशन, इन सभी सेक्टरों में 2.3 बिलियन जो ट्रिलियन है पैसे वो बांटे जाएंगे और इनके ऊपर ये काम करेंगे कौन, भरत राम मूर्ति। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल ऑफ कौन है भारतीय मूल का, तो ये जो भरत राम मूर्ति है, ठीक है। चलिए, केरल राज्य सरकार UN महिला संगठन के साथ मिलकर भारत का पहला जेंडर डेटा हब जो वो शुरू करने जा रही है। मतलब केरल के अंदर महिलाओं की सहभागिता कितनी है किस किस चीज़ में, इसके ऊपर एक नॉर्मल सा जो जेंडर डेटा है वो स्थापित किया गया है, ठीक है। चलिए, हाल ही में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यानी नेशनल कंज्यूमर डे मनाया गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किस दिन मनाया गया, तो 24 दिसंबर को मनाया गया। थीम क्या थी इस बार की, तो आपको मैं थीम दिखा देता हूँ, आई थिंक थीम होगी इसमें, चलिए इसमें थीम मैं लाना भूल गया, मैं आपको थीम नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। और वर्ल्ड में मतलब वर्ल्ड फॉर कंज्यूमर राइट डे किस दिन मनाया जाता है, 24 दिसंबर, आपको पता चल गया, ठीक है। चलिए, पहली बार 1886 में मनाया गया था ये। नेक्स्ट, भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े ने त्रिपुरा में ई सेवा केंद्र का लोकार्पण किया। तो आपको पता होगा, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि कौन है न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कौन है, चीफ जस्टिस, तो शरद अरविंद बोबड़े हैं, ऐसे बोबड़े जी हैं। और उन्होंने त्रिपुरा हाई कोर्ट में उच्च न्यायालय के में ई सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है। लद्दाख की शोकर आर्द्रभूमि ये नाम है, ठीक है, शोकर आर्द्रभूमि को शामिल करने के साथ ही रामसर सूची में भारत की 42 आर्द्रभूमि जगहें ली हैं। मतलब 42वीं जो आर्द्रभूमि रामसर साइट है उसको घोषित किया गया है, किसको, लद्दाख की ज़मीन को, ठीक है। आपको पता चला होगा, मतलब बता देता हूँ कि भारत रामसर साइट मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है और ये इम्पॉर्टेंट है कि शोकर मतलब शोकर तो मैं ऐसे बोलूँ शोकर, इसको शोकर ही पढ़ेंगे। ये जो जगह है लद्दाख में है, इसको एज अ रामसर साइट जो है वो माना गया है इसको, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, सुशासन दिवस, ये इंपॉर्टेंट है। सुशासन दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल। कब से मनाया जा रहा है, 2014 से मनाया जा रहा है। और किसकी पुण्यतिथि में, अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि में, ठीक है। चलिए, गुड गवर्नेंस डे, रिमेंबरिंग श्री अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी यूनिसेफ ने कोरोना वैक्सीन विकास का पता लगाने के लिए कोविड-19 वैक्सीन मार्केट डैशबोर्ड लॉन्च किया है। आपको कोविड की वैक्सीन के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो, जैसे इंडिया में एक पोर्टल लॉन्च किया गया था, उसी तरह यूनिसेफ ने भी डैशबोर्ड लॉन्च किया। आपको कोविड की किसी भी मतलब वैक्सीन कब आ रही है, कितने लोग प्रभावित है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी अपनी लेनी हो तो मार्केट डैशबोर्ड के नाम से यूनिसेफ ने लॉन्च किया है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, सांसद गौतम गंभीर ने ₹1 में भोजन उपलब्ध करवाने के लिए अपने संसदीय क्षेत्र में जन रसोई शुरू की है। और ये नॉर्थ ईस्ट से दिल्ली में सांसद हैं ये गौतम गंभीर जी, सॉरी ईस्ट दिल्ली से ये सांसद हैं। तो इन्होंने जन रसोई की शुरुआत की। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जन रसोई की शुरुआत ₹1 में भोजन कहाँ की गई, तो ये ईस्ट दिल्ली में की गई, किसके द्वारा, गौतम गंभीर के द्वारा, ठीक है। भारतीय अभिनेता धर्मेंद्र को न्यू जर्सी सीनेट USA द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किए गए। अगर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किससे सम्मानित किसको किया गया है, तो धर्मेंद्र को किया गया है। इससे क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ठीक है। चलिए,
नेक्स्ट आपको इंपॉर्टेंट डेज में बता देता हूँ। 7 दिसंबर भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस, 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस, 11 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस यानी इंटरनेशनल माउंटेन डे, और 14 दिसंबर वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेशन डे, और 16 दिसंबर विजय दिवस, 18 दिसंबर अल्पसंख्यक अधिकार दिवस यानी माइनॉरिटी राइट्स डे। इस बार स्वर्णिम विजय दिवस बनाया गया था, याद रखिएगा। और 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस यानी नेशनल मैथमेटिक्स डे, 23 दिसंबर किसान दिवस यानी किसान फार्मर्स डे, 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यानी नेशनल कंज्यूमर्स डे, और 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और मैं कोशिश करूंगा कि आज की शिफ्ट, वैसे तो 8 बज गए हैं करीब करीब मेरे को ये शूट करते करते, मैं तुरंत इसको अभी अपलोडिंग में लगा दूंगा। ठीक है, तो होपफुली मैं आज क्वेश्चन प्रिपेयर करूंगा जो आपकी फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में, और मैं बताऊंगा आपको, कोशिश करता हूं अगर हो जाता है तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अभी वीडियो में मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो। ठीक है, चलिए, गुड बाय, टेक केयर।